Very good morning and warm welcome to all of you. Uh, जैसे कि हमने सभी को इन्फॉर्म किया था कि हम एक इंस्टीट्यूशनल लेवल का एक इवेंट कर रहे हैं आज के इस सेशन में, जहां पर अनलॉक द स्किल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इस टाइटल के अंडर में हम एक वेबिनार ले रहे हैं। आज एक मुख्य दिवस है, एक दिन है जहां पर हम अपने फाउंडर मेंबर लेट श्री वसंत राव जी दंतुलवार कार्यक्रम ले रहे हैं। साथ ही राष्ट्रपति की भी स्मृति में हम ये कार्यक्रम आज ले रहे हैं। इस प्रोग्राम साथ में जोड़ा है आजादी के अमृत महोत्सव, और ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है आईसीसी यानी कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी चिंतामणि आर्ट्स एंड साइंस गोलपीपली से। आज के इस कार्यक्रम में हमें जो मुख्य अतिथि मिले हैं वो है मनीष नायर सर। इनसे हम पहले भी रूबरू हो चुके हैं। हमने पहले भी एक कार्यक्रम लिया था जो कि था मेंटल हेल्थ के ऊपर। प्लीज आपका माइक ऑफ गेस्ट होते हैं हमारे, वो अपना कीमती समय निकाल कर आते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए किसी भी तरह की प्रोग्राम से जुड़े रहें और आप एट द एंड ऑफ द इवेंट। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए थीम पर बात करते हैं। आज का जो थीम है प्रोग्राम का वो है अबाउट बिजनेस एंड अबाउट, तो बेसिकली बीइंग फ्रॉम दिस ट्राइबल फोकस हमेशा इस बात पर रहता है किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को ऐसा सपोर्ट दे सकते हैं, ऐसा एक्सपोजर दे सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि उसे कुछ खुद का स्टार्टअप शुरू करना है, कुछ बिजनेस बताएंगे किस तरह से आप एक बेहतर स्टार्टअप, एक बेहतर बिजनेस की ओर बढ़ सकते हैं, क्या क्वालिटीज आपको जरूरी होती है इन सब चीजों के लिए। ऐसा नहीं है कि जो स्टार्टअप्स है या बिजनेस है वो केवल बड़े शहर के लोग या बहुत ज्यादा या फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी है, एक अच्छे एरिया में है या कॉन्टेक्ट्स है तो जानते होंगे कि एंटीवायरस जो है क्विक हील, तो क्विक तो उन्होंने 15,000 की कैलाश, इसी तरह से चिताड़े डेयरी जो इतना फेमस है वो भी बहुत एक हम्बल शुरुआत से शुरू हुआ। You can carry these things to a very high level। उसके बारे में हमें जानकारी देंगे मनीष सर। मैं बहुत ही खुशी के साथ दोबारा एक बार मनीष सर का स्वागत इस प्रोग्राम में और चाहूंगी कि सर Right, right. Fair enough. Thank you so much. So, good morning, students. Today we are meeting the purpose. The purpose is very simple. The purpose is that we need to understand that jobs are conventional way of earning, right? At the same time, there are first generation entrepreneurs or businessmen or startups that has boosted people like me, people like many who would like to start their life, their financial life with great responsibility and maybe with a greater affluence. Now, what I mean by this is कि बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे शहर हैं, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है ये एक विल होता है, ये एक स्किल होता है और ये एक थॉट प्रोसेस होता है। जितने भी लोग, जैसे कि पूनम मैम बता रहे थे कि चाहे फिर वो कोई खील हो या फिर चितड़े बंधु हो या फिर
चितड़े डेयरी हो, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स आए हैं, अभी तो आपने बहुत बाहर निकल के देखा होगा कि चाय की एक भरमार शुरुआत हुई है और अलग अलग ब्रांड्स के चाय के मेरे ख्याल से कैफेज होने लगे हैं. सो दीज आर ऑल एग्जिस्टिंग बिकॉज देयर वाज अ नीड फॉर पीपल टू कंज्यूम. So there was a definite consumers and there was a need for someone to come forward and maybe bridge that gap. तो एक गैप होता है, ये गैप को जो समझ जाए और जो टिके है, ये एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत करता है. तो आज हम जो बात करेंगे मेरे पसंदीदा विषय के बारे में, क्योंकि मैं 2 बार एंटरप्रेन्योरल वे जा चुका हूँ. आई हैव ऑलरेडी I mean, I can say that I was part of 2 startup. Eventually, I lost the way, but then I'm always willing to come back and maybe restart once again. तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है, जो हम सब जानते हैं, वो और कुछ नहीं है. एक एक 12 पॉइंट है जो मैंने अपने रिसर्च में देखा है, बहुत सारे दोस्तों में देखा है, अपने फेलियर्स में देखा है, और उनको सबको एक साथ लेके आ रहा हूँ और आपको ये सरलता से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो आज का जो विषय रहेगा वो स्किल्स पे रहेगा, क्योंकि मैं स्किल इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत नजदीकी तौर पे स्किल्स के तरह देखता हूँ. तो चलिए शुरुआत करते हैं. और इससे पहले मैं आपको बता दूं, यू कैन बिकम योर ओन बॉस एंड एन एंटरप्रेन्योर इज न्यू coveted career choice of 21st century. So if you are thinking that you have already done, you are living in the most advent of technology. You are living in the most uh, what to say is aspirants. As well as the same time, there is a pool of entrepreneurs prospering, maybe showing you the way, and you need to just pick your own gap. So we'll be talking about the skill sets, all 12 in number. People I know for sure, after 24 months gone by, we all have seen pandemic, we all have seen jobs and layoffs. There are plenty of jobs that weren't there, that were just one fine day gone away from the people who have been working for so long. So they definitely had this one pinch in their mind. उन्हें एक बात बहुत खलती थी कि काश उनके पास एक पैरेलल इनकम होती, काश वो अकेले में कुछ कर पाते, काश वो शुरुआत पहले कर लेते. तो आज की जो लड़ाई है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप लेकर, इस विषय को हम जागरूक करेंगे बेहतर तरीके से, उन 12 ऐसे पॉइंटर्स जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ. वैसे तो सम एंटरप्रेन्योर्स से दैट दे वर बोर्न टू बिल्ड अ कंपनी. बहुत लोग जो सक्सेसफुल हो गए वो अक्सर ये कहते हैं कि हम लोग का जन्म ही बड़े काम के लिए हुआ था. बड़े कार्य का जन्म आपको भली भांति तब समझ में आता है जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, तो आपकी सोच बताती है. इसीलिए मैंने कहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप ये एक सोच है. दूसरा, एंटरप्रेन्योरशिप एक विलिंगनेस है. आपका विल, इच्छा शक्ति, जिसकी प्रबल इच्छा शक्ति है और वो गैप को पहचान जाता है, वो समझ जाता है कि मैं नौकरी के लिए नहीं बना हूं, मैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बना हूं. और तीसरा, भगवान ने सबको एक जैसी बुद्धि नहीं दी है, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल करने का की क्षमता शायद सब में है. हम अगर ये समझ जाए कि स्किल्स एक ऐसी चीज है, कौशल को हम अपना सकते हैं, कौशल को सीखा जा सकता है, और कौशल को अपनाकर हम अपने टैलेंट को, यानी जो नेचुरल गॉड्स गिफ्ट जिसे हम कहते हैं, उसको हम बड़े पैमाने पे लेके जा सकते हैं और अपने एंटरप्रेन्योरल आइडिया या बिजनेस आइडिया या स्टार्टअप आइडिया को एक शेप, साइज, कलर और फंक्शनैलिटी दे सकते हैं. तो याद रखिएगा, मैं बार बार ये शब्दों का इस्तेमाल करूंगा. इफ यू वांट टू रियली पॉपुलर बिजनेस, आई थिंक you need to define the idea that is going in your mind, the idea of what the business is going to be, what the startup is going to be, what is that which you. Sir, your audio is breaking.
पार्टिसिपेंट्स प्लीज जुड़े रहें, आपको बैक ऑफ करना नहीं है। गेस्ट डिस्कनेक्ट हो गए हैं मेरे ख्याल से, वो कंटिन्यू करेंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। एक्चुअली ही इज आउट ऑफ स्टेशन, दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम्स आर देयर। प्लीज कोऑपरेट। मेरे नेटवर्क में मैंने इतने एहतियात रखे हैं, बरते हैं कि मेरे पास में 2 पैरेलल LAN है। I just wish that I am able to successfully show you my slides and bring about some relevance, because I wanted you all to have the audio as well as visual effect. That's the reason I'm showing you all this. I hope it comes fast. चलिए, कोई नहीं, अगर ये आ जाए तो अच्छा है, नहीं आए तो मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। First most important point of the 12 points that I am now mentioning is how to build entrepreneurial skills. How to build an entrepreneurial skills. The first point that is the pivotal point is entrepreneurship में एक वर्ड आता है और वो है एंटरप्राइज या एंटरप्राइजिंग। ये जो शब्द है इसका मतलब ही टेक अ रिस्क होता है। टेक अ रिस्क, टेक अ डिफरेंट पाथ। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट जो आज 12 स्किल्स पे बात करने वाला हूं उसमें से पहला है टेक अ रिस्क। टेकिंग रिस्क is a skill, is a will. And there is one person of Thammasat University, Karendi Leoparat. He says that creativity is the root of entrepreneurship. यानी क्रिएटिविटी जो कि एक एंटरप्रेन्योरशिप का अभिन्न अंग है। अब मैंने आपको क्रिएटिविटी कह दी, लेकिन क्रिएटिविटी आती कैसी है? हमें स्कूल में तो पढ़ाया नहीं जाता। हमें आमतौर पर क्रिएटिविटी का आभास नहीं होता कि ये हम कर सकते हैं। तब तक नहीं होता जब तक हमें लगता है कि हम एक आइडिया का पैरेलल आइडिया ड्रॉ कर सकते हैं, किसी नॉलेज का हम विजडम निकाल सकते हैं, किसी भी ज्ञान का एप्लीकेशन निकाल सकते हैं। और वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, वो डेवलपमेंटल होना चाहिए। तो क्रिएटिविटी वो है मेरे ख्याल से एक क्रिएट एक्टिविटी। इसको अगर मैं क्रिएटिविटी को संधि विच्छेद करूं और बारी बारी से इसको तोड़कर देखूं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। इसको मैं क्रिएट एक्टिविटी, यानी अगर आप पहली बार कुछ नया कर रहे हैं, पहली बार कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि पुराने का एडिशनल थॉट है, न्यूनेस है, उसमें फ्रेशनेस है, वो क्रिएटिविटी कहलाएगा, क्योंकि उसके रिजल्ट्स प्रोडक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव है, प्रोग्रेसिव है। तो creativity is the ability to see things differently and to provide solutions where there are gaps. अक्सर लोग कहते हैं कि टिपिकली आपने देखा होगा कि लोग अब डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे मैम बात कर रही थी कि डेयरी में अचानक से रेवोल्यूशन आया, मगर आप देखेंगे तो ये डेयरी की शुरुआत बहुत पुरानी है, लेकिन इसको ब्रांड देना, इसमें न्यूनेस लाना, फ्रेशनेस लाना, ये शायद चितड़े डेयरी ने किया है। इसलिए हम देख सकते हैं कि वो डिस्टेंट फार, यानी छोटी छोटी जगह पर भी अपने आउटलेट खोल रहे हैं। जैसे कि ये जो चेन ऑफ टी शॉप्स आने लगे हैं आप आजकल, जैसे चस्का आ गया, केटली आ गया, अमृतुल्य आ गया, ऐसे बहुत सारे शॉप हैं टी के, और उनको एक नयापन दिया गया है, उनमें एक नई चीज ऐड की है। हर एक हैदराबाद टी का भी एक नया मैंने आउटलेट देखा था, और मैंने समझने की कि ये किस तरह से चल रहे हैं। लोग कहते हैं कि 10 लाख 15 लाख देने के बाद एक आउटलेट खोलने के बाद में लोग बड़े आसानी से इसका ब्रेक इवन कर पाते हैं 1 साल में। वैसे ही आजकल सैलून्स बहुत सारे हैं, आपको मालूम है कटिंग की दुकान को सैलून्स कहते हैं। अब ये बहुत सारे हैं, चेन ऑफ शॉप्स है, और नागपुर की एक उपज है कैपेलो। जी हाँ, जब ये शुरुआत हुई थी तो इटर्निटी मॉल में सबसे नीचे की जगह इन्होंने अपनी शुरुआत की थी, और धीरे धीरे रहते रहते ये प्रॉस्पर करने लगे। अब इनका खुद का अकेडमी है। ये नागपुर की शुरुआत है और उनका नाम भी कोइंसिडेंटली मनीष नायर ही है। तो मैं ये दो भाई की कहानी इसलिए बता रहा हूँ आपको कि एक एक गैप होती है, आपको समझना होता है कि सैलून वो
साधारण तौर पे कटिंग की दुकान होती है। टी टपरी, जिससे हम अच्छे तरह से वाकिफ है, ये टी टपरी को हमने अभी टी आउटलेट के रूप में देखना चालू कर दिया। ये क्रिएटिविटी का एक निशानी है। मतलब मैं आपको सरलता से समझा सकूं कि एक नयापन और एक फ्रेशनेस किसी आइडिया को दे सकते हैं, तो वो चलन में आ सकता है, वही क्रिएटिविटी है मेरे लिए। तो आपको अपनी क्रिएटिविटी बढ़ानी है। कैसे बढ़ाएंगे आप? सिर्फ वो गैप को देख लीजिए कि कुछ चीज है जो कन्वेंशनल है, उसको हम अनकन्वेंशनल कैसे बना सकते हैं और उसको एक बिजनेस आइडिया में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे लिए वो रिस्क है एक, जो आप रन कर रहे हैं। किसी को पता नहीं था कि सैलून आने के बाद में पुराने नाइयों की दुकान चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन यदि आप आज किसी भी नाई की दुकान में जाते हैं तो कटिंग कॉर्नर बोलूं या फिर एक सैलून बोलूं, इसमें डिफरेंस ये रहा कि दोनों में शायद पैसों का फर्क नहीं है, लेकिन आपको एम्बियंस चाहिए, आपको स्टेटस चाहिए, आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए, इसलिए आप सैलून पे स्टेप इन करते हैं, ना कि एक ऑर्डिनरी या फिर कन्वेंशनल कटिंग की दुकान में। क्रिएटिविटी अट्रैक्ट करता है। क्रिएटिविटी सिर्फ आइडिया अट्रैक्ट नहीं करता है, क्रिएटिविटी कस्टमर अट्रैक्ट करता है। क्रिएटिविटी एक कंसिस्टेंसी देता है, और ऑफ कोर्स हम बोलते हैं ना, वन लेवल अपमैनशिप, एक लेवल की क्रिएटिविटी आपको पहचान देती है, और यही एक नए जमाने की पहचान है। वो कीजिए जो दूसरा नहीं कर रहा है। शायद चाय वालों ने किया है, शायद चिकले ने किया है, और आने वाले दिनों में आपके पास स्कोप बहुत है। हम बातें करेंगे तमाम उदाहरण की, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। आप वो कीजिए या वो देखिए जो दूसरे नहीं देख पा रहे हैं। दूसरों के पास शायद समय नहीं है, दूसरे नहीं चाहते हैं कि वो कुछ करें। इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूं, विलिंगनेस, विल इज अ स्किल, स्किल इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप देखिए, गैप बहुत है, मैं गैप के बारे में भी आगे बताऊंगा। आप वो कीजिए जो शायद बड़े लोग कर रहे हैं। एक तरीका ये है कि आप अपनी इंसाइट्स लाएं और वो इंसाइट्स से देखते रहें कि क्या नया है। दूसरा, जो बड़े लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या आपको पता है ये जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे फिर वो मार्क जकरबर्ग हो, इलॉन मस्क हो जो नंबर 1 है वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन, नंबर 2 जेफ बीसोस, इसके अलावा वॉरेन बफेट जानते हैं आप। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो कि करोड़ करोड़पति है, जिनमें मुकेश अंबानी आते हैं, रतन टाटा जी आते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, अडानीज आते हैं, और बिरलाज आते हैं। ये बहुत सारे लोग हैं, मगर इनमें से एक व्यक्ति है जो कि मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ, मिस्टर दमानी, जो कि डी मार्ट के ओनर है। और उन्होंने अपने मॉड्यूल को इस तरह से बनाया, हालांकि वो इन्वेस्टर है, टिपिकल इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग हैबिट्स है उनके, और उन्होंने अपने ये जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होता है, एनएससी जिसे कहते हैं, वहां ये बड़े बखूबी से इन्वेस्टमेंट करते थे, और इनको फॉलो करने वाले और कोई नहीं है। आज हिंदुस्तान में बहुत बड़ा नाम है, राकेश झुनझुनवाला जी। तो डी मार्ट वाले या राकेश जी, इन लोग की आदत है, चाहे फिर वो मार्क जकरबर्ग हो या रिचर्ड ब्रांसन हो, स्टीफन कोवाय हो, टोनी रॉबिन्स हो, आप तमाम लोगों के नाम लीजिए। ये लोग किताब, बड़े अनयूजुअल से किताब पढ़ते हैं। और किताब पढ़ना यानी पढ़ना, ये एक नॉर्मल स्किल्स नहीं होता है। हम या तो रोज कहते हैं या सुनते हैं। जैसे कि अभी मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, तो मैंने शायद एंटरप्रेन्योरशिप पे कुछ और बोला हो, तो मैं आज रिपीट करूंगा। मेरे नए वर्जन होंगे उसमें, लेकिन मैं अपने आप को बोलते हुए रिपीट कर रहा हूँ। आप सुनते हुए बहुत सारी बातें आपको ज्ञान है, ज्ञात है, इसीलिए आप सुनते, आप कहते हैं कि ये मुझे मालूम है, और जो नहीं मालूम है वो लिसनिंग से आपको पता चल जाती है। तो लिसनिंग और स्पीकिंग ये नेचुरल स्किल्स कहलाते हैं, जबकि नॉट सो नेचुरल स्किल्स में रीडिंग और राइटिंग आते हैं। तो दो हैबिट्स जो आप पिकअप कर सकते हैं, जो कि बड़े बड़े लोग करते हैं। एक तरीका यह है, गैप को आइडेंटिफाई कीजिए, और आपको लगता है कि आप वो कर सकते हैं, तो प्लीज आगे बढ़ जाइए और करते जाइए। तो एक दिन क्रिएटिविटी आ जाएगी, और हो सकता है आपके स्टार्टअप में एक नया दिशा, एक नया आयाम मिले, और यू कैन स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट एंड मे बी कन्वर्ट इट इनटू अ बिजनेस मॉड्यूल, राइट, अ कॉमर्स मॉड्यूल। But reading and writing is something that you can pick up from all these big shots. या तो आप खुद करें या फिर आप सीखें कि बड़े लोग जो बड़े हो जाते हैं, एक दिन बड़े हो जाते हैं, उनकी शुरुआत कैसी है, और उनकी आदतों में क्या है ऐसा खास कि जो मैं भी अपना लूं, और अपनाने के बाद में शायद मैं भी उन जैसा बन जाऊं। तो रीड अनयूजुअल बुक से मेरा ये कहना है कि लीग में रहकर आप कन्वेंशनल बुक्स पढ़ेंगे, जैसे हम लोग नॉर्मली, अभी जैसे आप यूथ हैं, आप यंगस्टर्स हैं, तो आप लोगों को अट्रैक्ट करने वाली कौन सी बुक्स रहेगी? वो रहेगी रोमांटिक, वो रहेगी थ्रिल,
वो रहेगी फन, वो रहेगी मे बी लाफ्टर, बट इसके अलावा अनयूजुअल बुक्स बहुत सारे हैं। मेरे ख्याल से आपको वो बुक्स भी ट्राई करने चाहिए जो साइकोलॉजी की है, जो बिजनेस फेलियर की है, जो मे बी स्टार्टअप करते हैं लेकिन ऐसे कौन से स्टैटिस्टिक्स है जो स्टार्टअप को 4 साल बढ़ने नहीं देते हैं और उसके बाद में वो फेलियर टेस्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से इफ यू वांट टू बी इन द पॉसिबिलिटी यू नीड टू बी इन द प्रोबेबिलिटी, एंड व्हाट यू need to essentially learn and understand and maybe read a lot is the unconventional areas of businesses, the unconventional areas of thought processes, the unconventional areas of what can be converted from an idea into a good commerce, right? Unusual books बहुत सारे हैं। आप अपने पहले तो शुरुआत करें क्योंकि ये नॉट सो नेचुरल स्किल्स है, और रीडिंग राइटिंग को नेचुरल फॉर्म में लेके आइए और फिर धीरे धीरे देखिए कि आपको जो पसंद आता है वो कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि रीडिंग अगर नेचुरल स्किल्स नहीं है तो आप रोज 1 घंटा पढ़ें, नहीं, मगर मैं ये जरूर कहता हूं कि आपने अगर रीडिंग को सच में सीरियसली लेना है तो आपने 5 मिनट से शुरुआत करना चाहिए, 5, 10, 15। मेरे एक फ्रेंड है, पूरा का पूरा फैमिली अपने वॉशरूम में अपने वेंटिलेशन की तरफ में एक बुक हमेशा रखता है, और वो बुक को वो लोग मोड़ देते हैं, या फिर जैसे कहते हैं ना, आपके पास में पोस्ट इट पैड्स होते हैं जो कि वो बुक जहां तक पड़ी है वहां तक वो लोग फिर पेस्ट कर देते हैं, और फिर जब भी वो वॉशरूम जाते हैं कम से कम वो 5 या 10 मिनट बैठते हुए तो उनको फ्रूटफुल टाइम चाहिए, उनको कॉन्क्रीट टाइम चाहिए, और वो कॉन्क्रीट टाइम वो बुक रीड करके वहां बिताते हैं। तो आदतें कहीं भी लगा सकते हैं, बट हाँ, अच्छी आदत लगाने के लिए आपको समय लगता है। गुड हैबिट्स takes time, and it will definitely take time if it is not a natural skills for most of us. I don't know how many of you are good at reading, or you love reading or like reading. I think let's take this seriously, because we all want to grow rich, we don't want to die poor, right? ये हमारी सबकी अपनी खुद की पर्सनल एस्पिरेशंस होंगे, ड्रीम्स होंगे, एजेंडाज होंगे, बट हम वो करना नहीं चाहते। इसलिए आज की 12 स्किल्स में से पहला स्किल्स ये है, स्किल ये कहलाता है कि अगर आप रिस्क ही नहीं लेंगे, आप कंफर्ट लेवल के बाहर ही नहीं देंगे देखेंगे, आप क्रिएटिविटी को चैलेंज नहीं करेंगे, तो क्रिएटिविटी कभी निकल के नहीं आएगा। इसके अलावा मैं ये भी कह सकता हूँ कि कोई मूवी भी वॉच करना चाहिए आपको। यदि आप मूवी वॉच कर रहे हैं कोई, तो ऐसे अनकन्वेंशनल मूवीज होते हैं जो आप वॉच कर सकते हैं, जो आपको आइडियाज देता है। हाल ही में सूट्स करके एक वेब सीरीज आई थी, वहां से मैंने देखा है कि मेरे मेरे खुद के ट्रेनर्स जो होते हैं साथ में फेलो ट्रेनर्स, वो लोग देखते थे और वो डिस्कस करते थे। तो वो डिस्कस करने में वो लोग पर्सन पर से, यानी जो कैरेक्टर जो निभा रहा है पर्सन, उसे कम डिस्कस करते थे, लेकिन वो स्ट्रैटेजीज को डिस्कस कर सकते हैं। तो बिजनेस इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजीज, बिजनेस इज ऑल अबाउट प्लानिंग, business is all about organizing, business is all about plan A, plan B, fallback option, learnings, mistakes, coming out of it, falling, and then again rising. So unconventional movies भी है। मैं तो चाहूंगा कि आप सिर्फ इंग्लिश मूवीज देखें क्योंकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, नहीं, मैं कहूंगा कि आप जापानीज मूवी देखिए क्योंकि टेक्नोलॉजी में वो लोग बहुत अच्छे हैं। स्टोरी बेस्ड चलते हैं लेकिन उनमें टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा समावेश होता है। आप लैंग्वेज को बैरियर मत मानिए, आप मूवी देखिए, और मूवी देखते देखते आपकी जो सिक्स्थ सेंस है, जो आप नॉर्मली भी 5 सेंसेस पे लिमिटेड हो जाते हैं, आपकी सिक्स सेंस डेफिनेटली आपके लिए वर्क करेगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये क्या कह रहा है, क्या कह सकता है, या फिर ये क्या करना चाहता है, और उससे आप अपनी दिमाग अपनी सोच से आगे बढ़ते हैं, जो कि ट्रिगर करता है कहीं ना कहीं एक एक एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो ये मैं आपको डेफिनेटली कहूंगा। और यदि आपको ट्रैवलिंग का शौक है तो मेरे ख्याल से आप हर वो स्पॉट पे जाना चाहिए जो आपको ऐसा कहते हैं कि लोग ट्रैवलिंग इज वन ऑफ द हॉबी, राइट? इट्स जस्ट अ हॉबी, नो। व्हेन यू आस्क पीपल हु आर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, जो जो बहुत रेगुलर अपने ट्रैवलिंग प्लान करते हैं, उनमें क्रिएटिविटी की क्षमता मेरे ख्याल से बाकियों से ज्यादा रहती, क्योंकि वो लोग नए लोगों से मिलते हैं, नई जगह जाते हैं, नए प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, और यही उनका एक वजूद हो जाता है अपने आप को हमेशा नया और फ्रेश रखने का। तो जरूर ट्रैवल कीजिए और टॉक टू पीपल दैट आर आउट ऑफ योर सर्कल ऑफ कंफर्ट। तो स्ट्रेंजर्स से बात कीजिएगा। जी हाँ, आपको पता नहीं, पहली बात तो ये कि एक स्ट्रेंजर से बात करने से क्या पता आपकी दोस्ती हो जाए,
एक स्ट्रेंजर से बात करने के लिए क्या पता आपकी आपकी जान पहचान इस कदर अच्छी हो जाए कि आपको कोई आइडिया मिल जाए उनसे, कोई सपोर्ट सिस्टम मिल जाए और आपके आइडिया को एक नया शेप, साइज, कलर और फंक्शनैलिटी मिले एज अ स्टार्टअप, एज अ बिजनेस आइडिया। एक मूवी है जिसका जिक्र मैं कहूंगा क्योंकि मैं भी अनकन्वेंशनल मूवीज के बारे में भी कह रहा था, डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में कह रहा था। तो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, आईटी में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और वो दूसरी बार आया था। 2001 में पहली बार आया था, 2008 में दूसरी बार आया और ऑल टुगेदर अ डिफरेंट फाइनेंशियल लॉस हुआ है हमारा पेंडेमिक के कारण। तो यहां से भी बहुत लर्निंग है। मगर एक पिक्चर है द बिग शॉट, मेरे ख्याल से हर बच्चे ने आज ये द बिग शॉट डेफिनेटली देखना चाहिए। इससे आपको अंदाजा होगा कि एक डाउन टाइम, व्हेन द टाइम इज लो, व्हेन द टाइम इज चैलेंजिंग, then how you should work up your basics and how one can definitely come up with an idea of a business. For example, मेरे एक मित्र थे जो 26/11 जो हुआ था, है ना, नहीं 9/11 की बात कर रहा हूँ जहां पर वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 टावर्स को ग्राउंडेड किया गया था। उस दौरान पे उन्होंने अपने पिताजी को फोन किया और मैं उनके पिताजी के साथ बैठा था। तो वो कहते हैं कि पापा मैं अभी नहीं आऊंगा। तो पापा कहते हैं कंसर्नली बच्चा है, बेटा फिर करेगा क्या, तेरी तो नौकरी भी नहीं रहेगी वहां पर। वो कहता है पापा मेरे पास 1.5 साल अपने आप को और अपने फैमिली को बचाने के लिए पैसा जमा किया रखा है, वो मैं यहाँ पर देख लूंगा, उसके बाद कुछ नहीं होता है तो मैं कॉल लूंगा वहां आना है क्या इंडिया वापस। और उस बंदे ने क्या किया होगा, उस बंदे ने सिंपल सब ऑफिस को गया, सब ऑफिस को अपना विजिटिंग कार्ड दिया और कहता है कि सर इस तरह से विजिटिंग कार्ड या स्टेशनरी लगेंगे आप तो मैं यहाँ पर केटर कर सकता हूँ आपको। और उस बंदे ने 1.5 साल में उसको, उसके बाद पोस्ट दैट 1.5 years he did not go and work with anybody, he just created his own business. And the business was very simple, supplying stationery to all the offices. And now he's not looking back. He says, I have enough business, I'm doing good. And even if I am hit by any other crisis or 9/11 kind of a stuff, then I would still be able to survive myself because I have learned to entrepreneur. I have learned to entrepreneurship. That's the idea, my dear students. I hope you are listening to me. Number two, I have dwelled enough on the first part, which is take risk. Enterprising, enterprising, ये शब्द को ध्यान से सुन लीजिएगा, ये है टेक रिस्क। नंबर टू है गेट स्टार्टेड। आप अक्सर सोच अपने दिमाग में रखते हैं, लिखित रूप से कहीं लिखते नहीं है, इसलिए वो विचारों में ही रह जाता है, इसीलिए उसका शेप, साइज, कलर और फंक्शनैलिटी नहीं रहता है। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस बात को जहन कर ले कि एक आइडिया को शेप, साइज, कलर और फंक्शनैलिटी नहीं देंगे तो वो एक खोखला प्लान नजर आता है। रोल आउट द प्लान का मतलब है मेरा, आप अपने आइडियाज को एक्शन में लाना चालू करो, सिंपल है। रिचर्ड ब्रांसन, वर्जिन के जो मालिक है, वो कहते हैं यू डोंट लर्न टू वॉक बाय फॉलोइंग रूल्स। आपने जब चलना सीखा था तो आप कई बार दीवारों से टकराए थे, वॉकर में चलने लगे थे, 2 कदम आपके हल्के फुल्के होते थे, कभी भारी होते थे, आप लुढ़क जाते थे, आप चलना क्या, आप गिरना ज्यादा करते थे। तो रूल सेट नहीं कर सकते हम, वॉकिंग के रूल सेट नहीं करते हम, इवन आरटीओ रूल्स बनाता है आपको फॉलो करने के लिए, लेकिन हम चलाते एक्चुअली चलाते चलाते सीखते हैं और सीखने के बाद में हम उन्हीं रूल की धज्जियां उड़ाते हैं, है ना। जिस तरह से आज सबको पता है कि हम बड़े आसानी से कोरोना को मार सकते हैं, सिर्फ वो 3 चीज करनी है, एसएमएस, सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। ये कीजिएगा आप तो आपको कोरोना नहीं होगा, वैसे कोरोना नहीं जाएगा, ये बात तो तय है। रिचर्ड ब्रांसन कहते हैं यू डोंट लर्न टू वॉक बाय फॉलोइंग रूल्स, यू लर्न बाय डूइंग एंड बाय फॉलोइंग ओवर। ये खुद ऐसे जेंटलमैन है, ऐसे एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने 150 से ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च किए और जब भी इनका प्रोडक्ट फेल तो पैरेलल डिस्कवर किया और जब वो चला नहीं मार्केट में तो ये खुद एक ट्रैक्टर पे चढ़कर तमाम अपने पैरेलल फॉर्मूले के ऊपर उन्होंने पूरा ट्रक चढ़ाया। यानी अपने ही हाथ से क्रिएट करते हैं, अपने हाथ से डिस्ट्रक्ट करने की क्षमता रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं।
ये बड़े अपने है, मगर ये प्यार भी उतना ही करते हैं अपने लोगों से, इसलिए कोई इनको छोड़ के नहीं जाता है। ये रिचर्ड ब्रांसन की कहानी, मगर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, आप समझ जाए कि प्लान को अगर सिर्फ जहन में रखोगे तो उसका शेप, साइज, कलर और फंक्शनैलिटी नहीं मिलेगा, इसलिए उसको कन्वर्ट करने में आपको कोई मदद नहीं मिलेगी, इसलिए आइडिया सिर्फ आइडिया रहेगा। देयर इज नथिंग लाइक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। आप लोग कहते हैं पढ़ाई पढ़ाई करना चाहिए, और पढ़ाई तो जरूर करना चाहिए क्योंकि डिग्री हासिल होती है और डिग्री से नौकरी मिलती है। हमारी सोच हमेशा यही कन्वेंशनल थॉट पे रहती है, लेकिन कितने बच्चे ये जानते हैं कि उनके पढ़ाई में ऐसा बहुत बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो वो पैरेलल रन कर सकते हैं, आइडिया जनरेट कर सकते हैं। थॉट प्रोसेस अगर सही दिशा में लगी तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। जैसे लिथियम लिथियम माइनिंग, ये बहुत कॉस्टली अफेयर है ना। आपको सिर्फ 1 टन का लिथियम बैटरी का माइनिंग करने के लिए 2 टन का पानी लगता है, यानी इसमें वाटर रिसोर्स भी बहुत बड़े पैमाने में लगता है। और आज टेस्ला बात कर रहा है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ जाएगी, मगर इंडियन गवर्नमेंट ने इसे देखकर सीधा कह दिया कि 2030 में हम पूरे के पूरे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन जब उन्हें मालूम पड़ा कि लिथियम आसानी से नहीं मिलने वाला, लिथियम के अपने रिपरकशन से इम्प्लीकेशन है, और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि लिथियम हिंदुस्तान में बनता ही नहीं है, उसको सीधा सीधा इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसके टैक्सेस और कॉस्ट बहुत हेवी रहेंगे। और आपको ये भी बता दूं कि 27 लाख की कार जो टेस्ला आप डायरेक्ट बुक कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ला बुक कीजिए, 27 लाख की कार आपको 55 लाख की कार मिलेगी हिंदुस्तान में। इतने टैक्सेशन रहते हैं, राइट। तो मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए रिचर्ड ब्रांसन का उदाहरण ले सकते हैं, एलन मस्क का ले सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको ये रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस में लिथियम का पैरेलल सोचने के लिए आज मजबूर कर रहा हूं कि आपके पास में कुछ ऐसा है कि लिथियम के अलावा भी कोई दूसरा बैटरी यूज कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से हमारे लिए स्कोप है। जितने पेट्रोल पंप है उतने उतने ज्यादा हमारे पास में चार्जिंग स्टेशन नहीं होंगे, पेट्रोल पंप ज्यादा है, इसलिए 2030 तक गवर्नमेंट ने कहा कि एटलीस्ट 30% कार ऑन रोड हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ये तो आने वाला चैलेंज बताएगा, लेकिन आज हमारे बच्चे ये सोच सकते हैं कि ऐसा कौन सा ईंधन है, ऐसी कौन सी एनर्जी है जिसको हम इस्तेमाल करें और मे बी उसको पैरेलल फ्यूल जैसा हम रन करें, है ना। तो वेदर यू रन अ बिजनेस ऑन द साइड, मे बी पार्ट टाइम और अ फुल टाइम, you get the opportunity to grow your skills such as business planning, negotiation, sales and marketing. ये सब आपके साथ जाता है, तब जाता है जब आप शुरुआत करते हैं। जब आप शुरुआत नहीं करते तो आपको मालूम भी नहीं पड़ता है कि बिजनेस को प्लान कैसे करते हैं, नेगोशिएशन स्किल्स क्या होते हैं, सेलिंग स्किल्स क्या होते हैं, मार्केटिंग स्किल्स क्या होते हैं। हालांकि सेल्स मार्केटिंग का हिस्सा होता है, लेकिन दोनों बहुत अलग होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये सेकेंड स्किल्स जो रन करना है वो है एक्शन स्किल्स, actionables. नंबर 3, अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है तो प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपका नंबर 3 स्किल्स होगा। और मेरे ख्याल से ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, ऐसा मैं कह सकता हूं, क्योंकि आइंस्टाइन जो है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये कहते हैं, इट्स नॉट दैट आई एम सो स्मार्ट, ही सेज फॉर हिमसेल्फ, इट्स जस्ट दैट आई स्टे विद प्रॉब्लम्स लॉन्गर। जो प्रॉब्लम के साथ रहेगा, प्रॉब्लम के साथ सोएगा, प्रॉब्लम के साथ खाएगा, पिएगा, नहाएगा, वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरफ नहीं देखेगा, वो सॉल्यूशन की तरफ देखेगा, और वो प्रॉब्लम को फेस कर कर ही पार कर पाएगा। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जब ये कहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि एवरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैज लर्न टू डेवलप देयर परसिवरेंस एंड टेनासिटी मसल्स। इसका मतलब यह है कि जब आप प्रॉब्लम आती है तो 2 तरीके हैं, या तो उससे भाग जाओ, फेस नहीं करो, कल अगर वो प्रॉब्लम है तो फिर से आपको फेस करना पड़ेगा। तो एक ही तरीका है, परसिवरेंस और टेनासिटी को इंप्रूव करो, प्रॉब्लम को फेस करो। परसिवरेंस यानी आपकी टिके रहने की क्षमता, टेनासिटी आपकी क्या कहते हैं ना, बड़ा जुझारू है,
वो जुझारूपन यानी नहीं छोड़ने वाली जो बात होती है किसी में कि मैं इस बात को, इस चीज को लेकर आगे बढ़ जाऊंगा, इसको शेप, साइज, कलर और फंक्शनैलिटी दूंगा, उससे पहले मैं कभी थकने वाला नहीं और उससे पहले कभी हारने वाला नहीं। सी, लाइफ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज नेवर स्मूथ सेलिंग बॉस। मेरे एक दोस्त है रोहन भामकर, वर्धा में, फैब सिग्नेचर्स उन्होंने इसी पेंडेमिक में लॉन्च किया है। इसी पेंडेमिक में लॉन्च करते करते आज उनको 20 महीने हो गए। 15 लाख रुपए का उनका आउटफ्लो फिक्स है। वहां पर कम से कम 100 से ज्यादा टेलर्स काम करते हैं और वो सिर्फ लेनिन में अपना अपना काम करते हैं। लेनिन है ना, खादी, जो कि बापू की दी हुई एक हमारे पास क्या क्या कहते हैं, स्टाइल है ना, फैब्रिक है। लेकिन उन्होंने अपना काम पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाने के लिए कोई भी, एक भी ऐसी चीज नहीं होगी या जगह नहीं होगी उन्होंने छोड़ी होगी। और वो तमाम अलग अलग जगह पे जाकर, जैसे नोएडा में वो अपना एक ऑपरेट कर रहे हैं, नागपुर में है, इसके अलावा रायपुर में है, इसके अलावा वो हर एक जगह पे जाकर अपने फैब सिग्नेचर के आउटलेट खोल रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। रिमेंबर, आपको सिर्फ एक निश एरिया देखना होता है, उस पर काम करके एक्शन लेना होता है। तो उनकी लाइफ कभी भी स्मूथ नहीं रही है। इसी क्या कहते हैं, टॉरेड राइड या फिर कैमल राइड में, नॉट सो स्मूथ राइड में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन दोस्त बनाए हैं, अच्छे लोग बनाए हैं। और आप सबको मुंडे जी के बारे में मालूम है, जो नागपुर के म्युनिसिपल कमिश्नर थे और उन कलेक्टर थे, सॉरी, वो कलेक्टर से भी अपनी बात रखकर उनसे कई आइडियाज लेके जहां वो पहुंच सकते थे वहां वो पहुंचने के बाद में उनसे बात करके जो भी उनको हल मिलते थे वो हल की तरफ काम करते थे। इसलिए शायद आज वो टिके हैं और वो परसिवरेंस और टेनासिटी के बहुत अच्छे उदाहरण स्वरूप मतलब देखे जा रहे हैं। मगर इसको सिर्फ एक ही चीज लगती है, परसिवरेंस, टेनासिटी, स्मूथ सेलिंग या फिर प्रॉब्लम फेस करना, इसके लिए एक ही चीज लगती है और वो भी डाउटलेसली आपको कभी भी अपनी क्षमता पे कभी शक नहीं करना एक, और इतना गट्स रखना है कि आप प्रॉब्लम फेस करके उसके पार वाला जो हिस्सा है वो देखें। क्योंकि परसिवरेंस को बिल्ड करना, गोल को चैलेंज करना मीनिंगफुल तब सार्थक होता है जब आप उसमें बने रहते हैं। अगर आपने 4 साल से पहले किसी भी स्टार्टअप को छोड़ दिया तो फिर आपने उसके साथ न्याय नहीं किया। अगर आप न्याय करना चाहते हैं तो 5 साल देख लीजिए एक स्टार्टअप को। ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ 4 स्टार्टअप होते हैं 100 में से जो 4 साल टिक गए, तो फिर 5वां साल और फिर वो पीछे मुड़ के कभी नहीं देते। लेकिन साथ में ये भी कहूं कि आपके प्लान में इतना दम होना चाहिए कि हर 6 महीने में नए नए आइडियाज आ रहे हैं और हर 6 महीने में नया आइडिया पुराना हो रहा है। तो आपको एक ऐसे काम करना है जो फ्यूचरिस्टिक है, जिसको आप परसीव कर सकते हैं। वरना बड़ा आसान है आपके लिए शुरू करना और उसको फिर एक फुल स्टॉप दे देना। ऑल्टरनेटिवली, गिव योरसेल्फ अ डेडलाइन टू एम टुवर्ड्स, यानी आपको एम करना है फ्यूचरिस्टिक के लिए ऐसा काम जो आप 20 या 25 साल काम कर पाए। ये पहले होते थे, आप किसी भी धंधे को या बिजनेस को देखेंगे तो 20-25 साल चलने वाले धंधे हुआ करते थे आज से एक डिकेड या 2 डिकेड पहले। अब आपको एंटरप्रेन्योरशिप में चैलेंजेस बहुत है और आपको वो देखना है कि आप शायद एक ऐसा आइडिया लेके आए जो फ्यूचरिस्टिक है और कम से कम 20 से 25 साल चले। मैं एक ही चीज कह सकता हूं कि मैंने काफी बच्चों से बात की है और काफी बच्चे ब्लॉग राइटिंग पे आजकल आ गए हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स लिखते हैं। तो ब्लॉग्स ये लिखना सब चाहते हैं, बहुत लोगों को अच्छा लगता है कि कोई ब्लॉग लिख रहा है और वो मशहूर हो रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं। तो 2 रुपए पर वर्ड ऐसा भी होता है, 3 रुपए पर वर्ड और फिर 1000 वर्ड्स, 1500 वर्ड्स, इस पे इंटर्नशिप भी दी जा रही है आजकल। तो मेरा ये मानना है कि यदि आपको आदत ही नहीं है तो आप इसको कैसे कर पाएंगे। लेकिन हाँ, यदि आपको ब्लॉगर बनना है तो आपको कम से कम 1000 वर्ड एवरी डे लिखने होंगे, जिसका कमिटमेंट आप खुद से देंगे। ये कमिटमेंट आपका सिर्फ तब आएगा जब आप प्रॉब्लम्स को फेस करते करते उसके सॉल्यूशन की तरफ विचार करेंगे। ओके, नंबर 4, बड़े बड़े लोग कहते हैं, इलॉन मस्क भी कहते हैं कि आप बेयर मिनिमम में कितना रह सकते हैं, आपके थ्रेशोल्ड कैसे हैं, आपका इंड्योरेंस कैसा है। ये एक शब्द में शामिल होता है कि आपके ग्रेटिफिकेशन को, आपके
ग्रेटिफिकेशन को डिले करना है, यानी आप कितने दिनों तक, कितने समय तक आप बेयर मिनिमम चल सकते हैं। इलोन मस्क, द फाउंडर ऑफ टेस्ला, सोलर सिटी एंड स्पेसएक्स, ये सबको मालूम है, set himself challenge to live on only $1 a day to see if he had what it looked to lead life as an entrepreneur। यानी डिले ग्रेटिफिकेशन से मेरा मतलब है कि यदि आप बेयर मिनिमम कम से कम रूप में चल सकते हैं, तो शायद आप अपने आप को ये बता रहे हैं कि मेरी जरूरतें कम है और मेरे सपने बड़े हैं। सपनों से खर्चे का, हेल्थ, वेल्थ, रिचनेस का कोई मायना नहीं रहता है, कोई कोरिलेशन नहीं रहता है। मैंने देखे हैं लोग रिच रहते हैं और कुछ रहते हैं लोग वेल्दी, है ना। वेल्दी आप जिसे देखते हैं उनका डेफिनेशन चीजों को लेके बहुत अलग हो जाता है, रिच पीपल का अलग हो जाता है। जो खानदानी रिच होते हैं वो कभी भी उनके पास में गाड़ियां पुरानी होती है ना। जो उनको लगता है कि ये चीज से काम होता है तो वो बड़े चीजों पे खर्चा नहीं करते हैं। उनकी आदतें सहज होती है, उनके खान पान में, रहन सहन में भी सहजता होती है। जैसे मार्क जकरबर्ग, या फिर आप हमारे सत्य नडेला हो गया, या फिर आप सुंदर पिचाई जी को देखिए, ये बहुत सिंपल यूनिफॉर्म में आते हैं। और मार्क जकरबर्ग को देखकर आपको लगेगा कि इसके पास, ये बंदे के पास तो एक ही कलर का टी शर्ट है और पैंट है यार। बट यकीन मानिए ये रहते सिंपल इसलिए क्योंकि रिच और वेल्दी, ये दोनों में फर्क एक पहचान लीजिएगा। जो वेल्थ, अचानक से वेल्थ आ जाती है, वो भरमार खर्च करते हैं और अपने आप को फ्लॉन्ट करते हैं। एंड द रिच, दे डू नॉट फ्लॉन्ट, दे लीड अ बेसिक लाइफ, बेयर मिनिमम। दे नो दैट दे कैन अफोर्ड द वर्ल्ड। बट इलोन मस्क को कोई जाके चैलेंज थोड़ी करता है, या फिर वो पंगा थोड़ी लेते हैं अपने आप से, कहते हैं कि मैं अपना ही एक रेवेन्यू निकालूंगा। हालांकि डॉज कॉइन या फिर बिटकॉइन पे जो उनका कहना है वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। लेकिन हाँ, वो खरीद तो सब कुछ सब एक साथ सकते हैं, मगर वो करेंगे नहीं क्योंकि उनके पास में अदर प्रायोरिटीज है। और उनको ये बात अच्छे से मालूम है कि $1 पे मैंने अपने कई दिन बिताए हैं, $1 प्रतिदिन ये खर्चे पे अपना मेंटेनेंस किया है, इसलिए उनको ग्रेटिफिकेशन को डिले करना आता है। तो अपने आप में एक इंड्योरेंस बांधिए, हर चीज पे मत बांधिए। इंड्योरेंस आपकी इच्छा शक्ति का नहीं होना चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति को मारने का नहीं होना चाहिए, आपके ड्रीम्स एस्पिरेशन का नहीं होना चाहिए। इच्छा शक्ति होना चाहिए कि हाउ कैन यू सर्वाइव विथ बेयर मिनिमम। तो एंटरप्रेन्योर्स हैव टू गेट यूज्ड टू काउंटलेस फेलियर्स। आपको क्या लगता है कि एक मैकेनिकल इंजीनियर ने टेस्ला टेस्ला खोला, या टेस्ला का ओनर होना और स्पेसएक्स का ओनर होना, स्पेसएक्स कहां से आता है भाई? टेस्ला समझ में आता है, मैकेनिकल इंजीनियर का ऑटोमोटिव और ऑटोमोबाइल में कुछ ज्ञान होगा, ये समझ में आता है। लेकिन कॉस्मोलॉजी में, स्पेस साइंस में, तो ये वो बंदा है जिसने रीडिंग हैबिट डाली। ये वो बंदा है एलोन मस्क जिसने कॉस्मोलॉजी की बारीकियां समझी और उन्होंने वो साइंस को पूरा मास्टर कर लिया। और वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो क्यूरियस थे, हमेशा क्यूरियस माइंड एंड क्वेश्चनर। उनके पास प्रश्न होते थे, प्रश्नों के जवाब मिलते जाते थे उन्हें, और वो प्रश्नों के जवाब से अपने आप को बनाते जाते थे। सो एंटरप्रेन्योर्स हैव टू गेट यूज्ड टू काउंटलेस फेलियर्स। उन्हें मालूम है फेलियर तो आना ही है, निश्चित तौर पे फेलियर आएगा, और वहीं से वो शुरुआत करते हैं। वो छोड़ते नहीं है चीजों को, वो अपनी दिशा बदल देते हैं। अगर एक प्रोसेस से यदि फेलियर होता है तो प्रोसेस में वो कोर्स करेक्शन लेके आते हैं, वो रिग्रेशन पे नहीं जाते हैं। वो कहते हैं कि इससे मुझे ये नहीं मिलेगा। मैं नागपुर से निकलूं वरोरा, तो नागपुर और वरोरा का डिस्टेंस में मैं कम से कम चंद्रपुर जाना चाहता हूं, तब जाके वरोरा मिलेगा। तो एंटरप्रेन्योर्स भी बहुत सिंपल है कि वो कोर्स करेक्शन कर लेते हैं। यदि उनको लगता है कि वर्धा रोड पे जा रही है बात और ये चंद्रपुर रोड पे नहीं है जहां पर मेरे को वरोरा मिलेगा, तो मैं गलत दिशा में जा रहा हूं, तो कोर्स करेक्शन करते हैं। ये मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूं बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो एंड पे जाकर अफसोस करते हैं, पछतावा लेके आते हैं। पछतावा नहीं होना चाहिए, आपको सिंपल एक काम करना चाहिए। आपको लगता है कि ये चीज सही दिशा में नहीं है तो उसका कोर्स करेक्शन कर लीजिए, दिशा सही कर लीजिए, तो आपकी एनर्जी और आपके फोकस कंसंट्रेशन को सिर्फ एक एक क्या कहते हैं, टाइम टाइम की जरूरत होगी। इट विल जस्ट बी मैटर ऑफ टाइम व्हेन यू लव द राइट स्पॉट, राइट। जैकपॉट हिट करने से पहले
आपको काउंटलेस फेलियर्स देखने पड़ेंगे, आपको हमेशा जीरो रिवॉर्ड्स होंगे और आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आप कोर्स करेक्शन करेंगे तो आपको शुरुआत एकदम बिगिनिंग से नहीं होते हुए आपके मिड से होगी, ताकि आपके रिग्रेशन नहीं हो। तो मैं जैसे बड़े लोग कहते हैं कि अपने आप को डीले ग्रेटिफिकेशन की तरफ डालो। आप बेयर मिनिमम में रह सकते हैं तो रहने की कोशिश करो, अपने आप को ट्रेन करो। और आप हम कह सकते हैं नहीं, मुझे वो एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, चाहे वो गुलाब जामुन हो, चाहे फिर वो एक एक 100 रुपए का नोट हो। आप कह सकते हैं कि शायद मैं, अगर है कोई दे रहा है तो आप रख सकते हैं, लेकिन वो आप अपने किटी में रख जमा कीजिए, लेकिन उसे खर्च मत कीजिए। क्योंकि मेरे ख्याल से सेविंग मनी सेव्ड इज मनी अर्न, ये भी एक प्रिंसिपल है जो डीले ग्रेटिफिकेशन में आपके काम आएगा। आप पुरानी चीज रखते हैं और वो काम चलाओ है तो प्लीज रखिए। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चों का फोन बहुत जल्दी जल्दी बदल जाता है ना, क्योंकि नए फोन आते हैं, हर 6 महीने में नया फोन आता है और आपको नया फोन चाहिए रहता है, पता नहीं क्यों। हर फोन चाहे वो नया हो पुराना हो, काम तो एक जैसा करता है। हाँ, ये बात अलग है कि आपको टेक्निकली कुछ डेवलप करना है तो आपने अच्छा फोन लेना चाहिए। और आपको आप मान लीजिए वेबसाइट में रहते हैं या फिर आपके यूट्यूब चैनल है, आप कुछ इंटरनेट के रूप में कुछ कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज करना चाहिए। बट अगर सिर्फ सेल्फी ले रहे हैं और कैमरा के लिए फोन ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से इट्स नॉट, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग, you are rather going the people who have one fine day of new wealth, and that new wealth has given them a trap, right? They are trapped. तो ट्रैप में ना फंसते हुए वो चीज पे ध्यान ज्यादा दीजिए कि आप कम से कम में क्या अच्छा कर सकते हैं और चीजों को यूटिलाइज कीजिए। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो पुराने फोन से कमाल के वीडियोस बनाते हैं, कमाल की एडिटिंग करते हैं, एक दो तीन तीन चार चार उनके पास में एडिटिंग सॉफ्टवेयर रहते हैं, और उससे वो अपनी क्रिएटिविटी की हद को हमेशा चैलेंज करते हैं। लोग कहते हैं आजकल स्लीपिंग हैबिट्स भी बहुत अलग अलग हो गए हैं। बच्चे 1-1 बजे रात को सोते हैं और सुबह उनके उठने का समय 6 या 7 होता है, या 8 या 9 होता है, क्योंकि 1 बजे सोने वाला बच्चा कभी जल्दी नहीं उठेगा। यकीन मानिए 1 बजे सोने वाला एलन मस्क 7:30 बजे अपने ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है, अपने 5 बच्चों को स्कूल तैयार करके भेजने के बाद। तो 5 बजे उठने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी नींद, आपको मालूम है हर बच्चे की नींद की बायोलॉजिकल साइकिल अलग होती है, लेकिन एक साइकिल को फिट कीजिए, क्योंकि आप रोज जो अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं ये कभी ना कभी बैकफायर करेगा। और हेल्थ के साथ तो कभी ना, क्योंकि हेल्थ सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं होती है, मेंटल हेल्थ भी होती है, जिसपे हम ऑलरेडी एक बार चर्चा कर चुके हैं। मेरा पांचवा पॉइंट है कि अगर आप स्टार्टअप बिजनेस या फिर एंटरप्रेन्योर देखना चाहते हैं तो कॉमर्स और कमर्शियल को बहुत ध्यान से समझें। कॉमर्स यानी बिजनेस, कमर्शियल यानी पैसा। अगर पैसे की भाषा या भाषा आप नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं नहीं समझना चाहते हैं, तो शायद आप बिजनेस कभी नहीं कर पाएंगे। पैसा गलत दोस्त लेके आता है और दुश्मनी तो हजार कर लेता है, लेकिन सच्चे दोस्त अब रहते हैं जब आपको पैसे की समझ आती है। और हर दोस्त आपको समझाने की कोशिश करता है कि आज पार्टी नहीं करेंगे क्योंकि आज हम इस पे हमारा फोकस रहेगा। आपके बिजनेस पार्टनर्स वैसे होते हैं यदि आपका इमेज वैसा रहा तो। और आपका इमेज बनने के लिए आपका कॉमर्स और कमर्शियल दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटी क्या होते हैं, ये मैं जब इंटरव्यू के टाइम बैठता हूँ और कॉमर्स के स्टूडेंट को पूछता हूँ तो बहुत सारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी ठीक से जवाब नहीं दे पाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि एक मोबाइल का कंपनी में लेने लेने के बाद में लेजर में जब लिखा जाता है तो लेजर वो बुक में उसे एसेट में लिखना चाहिए या लायबिलिटी में लिखना चाहिए। तो फाइनेंस को समझने के लिए आपको अकाउंट्स प्लेन समझना और बेसिक्स, उसके बेसिक्स को समझना, फाइनेंस के बेसिक्स को समझना बहुत असेंशियल है। क्योंकि एक कंपनी रन होती है, उसका बैकबोन फाइनेंस होता है ना। लोग कहते हैं मेरे पास आइडिया है, लोग कहते हैं मेरे पास पैसे हैं, लेकिन दोनों ही अगर उसको समझेंगे नहीं कि कितना पैसा रखना है, कितना पैसा प्रोडक्ट में डालना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में डालना है। प्री प्रोडक्ट प्लानिंग अलग होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट अलग होता है, और फिर होता है पोस्ट प्रोडक्शन के बाद में जब वो मार्केट में प्रोडक्ट जाता है, जब कंज्यूमर उसे कंज्यूम करते हैं, बाय करते हैं, उसके बाद जब पैसा आता है तो उस पैसे का कितना हिस्सा है जो हमें स्टैटिक रखना होता है और उसे चर्निंग के लिए
यूटिलाइज करना होता है। तो टैक्स सिस्टम भी बहुत अलग अलग है हमारे। इसके अलावा आपको बजटिंग मालूम होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट मालूम होना चाहिए, और आजकल तो जीएसटी सीएसटी क्या क्या आने लगा है ना। आपको वो सब भी समझ में आना चाहिए। ये सब चीज आप अगर समझेंगे तो आपके बिजनेस के लिए बेहतर, वरना आपको एक कंसल्टेंट रखना होगा और उस कंसल्टेंट पे पूरी तरह निर्भर रखना होगा। तो कंसल्टेंट रखिए तब जब आपकी समझ बेहतर हो जाए और तब आपको कोई बरगलाए नहीं। नोबडी विल ruin your dream. No one will just take away your idea and money and left leave you to lurch. Instead, आपको ये करना चाहिए कि अगर आपको परिभाषा आती है फाइनेंस की और मेरे ख्याल से कॉमर्स की, कमर्शियल की, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको कोई धोखा नहीं देगा, आप उस बिजनेस में टिके रहेंगे। नंबर 6 मेरे लिए है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। मैं कहता हूं कि एक आइडिया आपके पास है तो आगे बढ़ जाओ, कुछ धोखे खा लो, धूल चख लो, धूप देख लो, पसीने बहा लो, उसके बाद में कुछ धोखा भी खा लो। धक्के, धूल, धोखे और धूप, ये 4 ऐसी चीज है जो आपको सिखाएगी कि इनिशिएट कैसे करना है, वॉलंटियर कैसे करना है, लीड कैसे करना है। The ability to lead a team and stay organized is important when you become an entrepreneur boss. तो आप छोटे छोटे ग्रुप्स में, क्लब्स में, एनजीओ में, मीटिंग में, चाहे फिर वो एनजीओ आपके फंड रेजिंग का हो, स्पॉन्सरशिप का हो, लोकल कम्युनिटी का हो, आपके घर का कोई इवेंट हो, किसी भी हिस्सा लीजिए, इनिशिएट कीजिए। इनिशिएशन स्किल्स एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। शुरुआत कर दो और रुक जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आप जो परसिवरेंस और टेनासिटी का जो उदाहरण मैं दे रहा था वो ये है कि यदि आप में शुरुआत करने की क्षमता है तो टिके रहने की क्षमता होना चाहिए, और आपने 4 हर एक बंदा जो लीड करना चाहता है वो डेफिनेटली प्रॉब्लम फेस करना चाहता है, वो एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना चाहता है, और तमाम वो चीज करके बाहर निकलना चाहता है। जैसे कहते हैं ना, पानी में पैर डालो तो पानी की गहराई समझ में आती है, अगर डूबी जाओ तो कम से कम डूबने से पहले इतना हाथ पैर मार लो कि क्या पता आपको कोई कोई किनारा नजर आ जाए, है ना, या फिर कोई ऐसा सपोर्ट मिल जाए कि आप पानी में ऊपर ऊपर रहो, है ना, और आप बच जाओ। तो ये जितने भी इनिशियल जो स्किल्स है, टेकिंग इनिशिएटिव, ये कोई सिखा नहीं सकता आपको, ये आपका स्वयं स्वेच्छा से आता है, और आप इसे करते हैं तब जब आप रियलाइज करते हैं कि आपके आइडिया को एक शेप, साइज, कलर और फंक्शनैलिटी की जरूरत है, और उसको करे बगैर आप उसे छोड़ेंगे नहीं। देखिए, ऑल्टरनेटिवली कोच अ लोकल चिल्ड्रन स्पोर्ट्स टीम और पार्टी विल आल्सो हेल्प यू टू टेक इनिशिएटिव by getting involved in bigger roles from smaller grow and take up bigger roles. अगर आपको पैसे नहीं भी मिले तो पैसे, बहुत सारे बच्चे हमेशा कहते हैं कि सर मेरे को 3 कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो गया है और जिसमें सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं मैं वहां काम करूंगा। लेकिन जब मैं उनको पूछता हूँ 3 महीने बाद तो कहते हैं सर वो कंपनी तो छोड़ दी मैंने। मैंने कहा क्यों? आपका तो सोचा समझा हुआ ये प्लान था। एंटरप्रेन्योरशिप में और जॉब में यही है कि हम पैसा पहले देखते हैं, पैसा मत देखिए, पैसा रिजल्टेंट है, and results are purely based on processes, my dear students. I would say better have attention to detail rather than focus on the result. अगर पैसे नहीं भी मिलते हैं और कुछ काम करने को मिलता है, काम सीखो, प्रैक्टिस करो, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स क्या होते हैं, लीडरशिप क्या होती है, और एक टीम वर्क स्किल्स क्या होती है। हम सब बड़े आसानी से कहते हैं कि हमारे दोस्त है, लेकिन हमारे दोस्तों के साथ में रहकर वो तमाम सड़ू अकड़ू घमंडी ईर्षा जनक और कम बोलने वाले, ज्यादा बोलने वाले, उम्र में छोटे बड़े, ये तमाम लोग तो रहते रहते हैं। इनके साथ कैसे निभाना है ये कौन सीखेगा? ये कहाँ से सीखेंगे आप जब तक आप टीम में नहीं रहेंगे? आप अपने आप को तनहा कर लो तो आप सीखने के काबिल ही नहीं बन पाएंगे। सीखने के काबिल बनना है तो बहुत सरल एक ही चीज होती है, और वो है कि डूब जाओ पानी की गहराई में, पानी में पैर तो डाल के देखो, गहरा होगा तो आप पैर निकाल लोगे,
और पानी जहां तक गीला हो रहा है वहां तक गहराई भी मालूम पड़ जाएगी कि यहाँ जाना है या नहीं जाना है, लेकिन पैर जरूर डालो। इसीलिए मैं कहता हूँ, या छोटे हो या बड़े हो, अपने आप को इनिशिएट कीजिए, लीड करने की कोशिश कीजिए, वॉलेंटियर कीजिए। ये नंबर छठवां था। नंबर सेवेंथ इज, मैं कहता हूं कि हर चीज का हर चीज का हल कम्युनिकेशन। क्योंकि मैं कम्युनिकेशन ट्रेनर हूं, मैं स्किल इन्फ्लुएंसर हूं, तो मैं अपने स्किल को इन्फ्लुएंस कैसे करता हूं? बातें कर, कम्युनिकेशन कर कर। और कम्युनिकेशन से बड़ा और कुछ भी हथियार नहीं है। ऐसा कहते हैं, कम्युनिकेशन इज द बिगेस्ट वेपन ऑफ द मॉडर्न टाइम। आप बात करो तो बात बनती है, और कॉन्फ्लिक्ट हो तो भी बात करने से वो कॉन्फ्लिक्ट डिमिनिश होता है या मिनिमाइज होता है। तो एंटरप्रेन्योर सबसे बेहतर ये होता है कि अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाए, अपनी बात सरलता से, सहजता से, साफ तरीके से कह सके, ताकि लोग समझ पाए। और आजकल तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपके लिए आयाम बहुत ज्यादा है। आप कोई भी इंटरनेट ऑपरेट कीजिए, यदि आपको ग्रामर सीखना है आप ग्रामर सीख सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो एप्स है ना, हिंद खोज है, ड्यूओलिंगो है, हेलो इंग्लिश है। आप टोस्ट मास्टर जैसे क्लब है जहां इंडिविजुअली अगर आपके मैं तो पूनम मैम से डेफिनेटली कहूंगा, मैम why don't you take initiative and maybe enroll few students of yours to learn leadership and communication through Toastmasters. Toastmasters क्लब है जो कि बहुत सारे बच्चों को आयाम देता है। वो अगर अच्छा करने लगे, अच्छी बात करने लगे, तो उनको टेडेक्स में भी ओपनिंग मिलेगी, एवेन्यूज वहां तक जाते हैं। तो टोस्टमास्टर अपने आप में एक फुल फ्लेजेड, एक फुल प्रोसेस प्रूफ क्लब है जहां पर कम्युनिकेशन और लीडरशिप दोनों को ही बहुत अच्छे से प्रमोट किया जाता है। मेरा ये मानना है, कम्युनिकेशन स्किल्स, ओनली कम्युनिकेशन स्किल्स विल हैव अ लार्जर रोल टू प्ले इन ऑल ऑफ आवर वर्क। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो डेफिनेटली लगेगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप ये वो नहीं रहता है कि आप अपने बॉस से ऑर्डर ले रहे हो। आप बॉस से ऑर्डर ले रहे हैं और आपको सही और गलत का आभास होता है। आप एनालिटिकल स्किल्स से बेहतर होते हैं, और आप में मतलब आर्ग्यूमेंट आपके रहते हैं, स्ट्रांगली ओपिनियटेड रहते हैं आप, इसलिए आपको बोलना जरूरी होता है। और आप जब बोलते हैं तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर कहलाते हैं, और अच्छे कम्युनिकेटर को अच्छा लीडर बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। और अच्छा लीडर एक कंपनी को लीड करे तो शायद वो कंपनी ज्यादा साल तक टिके रहेंगी। एंड टू improve your online communication skills, you can stay active in all the social medias. For example, if you look at my social media, I'm there everywhere. मैंने अभी ट्विटर भी अपना पुराना अकाउंट वापस से रिवाइव कर लिया है, बट मैं ट्विटर में इतना ज्यादा नहीं रहता हूँ। लेकिन हाँ, मैं लिंक्डइन में हूँ, मैं यूट्यूब में हूँ, मैं इंस्टाग्राम में हूँ, फेसबुक में हूँ, व्हाट्सएप में हूँ, आप नाम लीजिए, कोरा में हूँ। हर जगह पे मैं अपना वजूद सिर्फ इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। मैं तमाम लोगों से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ जो कि मेरी बात समझे, वापस से इंटरेक्शन हो, और मेरी बात मतलब हमारी चर्चा चलते रहे। क्या पता किस किस मोड़ पर आपको कुछ लोग मिले जो आपके लिए बने हैं, आपकी जैसी सोच रखते हैं, और शायद आप और वो मिलकर कुछ आगे बढ़े। एक बात याद रखिएगा, पीपल स्किल, ये पीपल स्किल आपके बहुत बड़े प्लेटफॉर्म जितने भी सोशल मीडियाज है यहाँ से भी आते हैं। अगर आपके कम्युनिकेशन क्रिस्प हो, क्लियर हो, टू द पॉइंट हो, और व्हाट यू इंटेंड इन द डिजायर्ड डायरेक्शन हो, तो मेरे ख्याल से आपके भी अपनी फैन फॉलोइंग होंगी, आपको भी लोग पसंद करेंगे, आप भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को अपनी सोच से, अपने कर्म से। मेरे ख्याल से यू जस्ट नीड टू बी सीन देयर। दैट वाज नंबर 7। नाउ नंबर 8, identify a mentor. If you do not have an industry idealizing skills, अगर ये आप में नहीं है तो आपको ये करनी पड़ेगी। अब ये तमाम प्लेटफॉर्म जो मैं आपको कह रहा हूं, मैं कई लोगों को फॉलो करता हूं, जिसमें से डेफिनेटली इलॉन मस्क है फॉर द राइट रीजन, जेफ बीसोस है, मैं रतन टाटा जी को फॉलो करता हूँ, सदगुरु को फॉलो करता हूँ, डॉक्टर देवदत्त पटनायक को करता हूँ, स्टीफन कोवाई को करता हूँ, टोनी रॉबिन्स को करता हूँ, रिचर्ड ब्रांसन को करता हूँ, मार्क जकरबर्ग को करता हूँ। इतने सारे मेंटर्स बना के रख लिए मैंने, तो किसी ना किसी से कुछ ना कुछ तो सीख सकता हूँ ना। अब इन लोग को जब मैं इनके न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर रहा हूँ, इनकी इनके तमाम वो जितने भी आर्टिकल्स ब्लॉग्स आते हैं, ये मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो इसमें कहीं ना कहीं मेरा अपना स्वार्थ है, क्योंकि मैं उनसे सीखना चाहता हूँ, और तमाम वो लोगों से सीखना चाहता हूँ जो मेरे इर्द गिर्द भी है।
ऐसा नहीं है कि ये बड़े नाम है तो बड़े नाम को फॉलो करना चाहिए, नहीं। हो सकता है कि आप राजेश वैरागड़े नाम का एक फ्रेंड है मेरा, जिसके साथ मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, है ना? कुछ मेरे से छोटे उम्र के लोग हैं, उनसे भी सीखता हूँ, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ खूबी रहती है। या तो उनके इनसाइट्स बेहतर रहते हैं, उनके एनालिटिकल स्किल्स बेहतर रहते हैं, उनका एनालिसिस बेटर रहता है, इवैल्यूएशन बेटर रहता है, या फिर उनकी सोचने की क्षमता, स्पीड ऑफ थॉट, स्पीड ऑफ स्पीच ज्यादा अच्छी होती है। तो आपको मेंटर बनाना है, ये किसी भी बना सकते हैं फॉर द राइट रीजन, अगेन मैं कह रहा हूं। लेकिन हाँ, उनको बनाकर वो आपके लिए क्या काम करेंगे ये आपने तय करना है। कम से कम उनको आप मिल सके, उनसे बात कर सके, और वो आपके लिए बाउंसिंग बोर्ड एक्ट करते हैं। आप कुछ चीज फेंके उनके पास, जैसे एक रबर की बॉल होती है, वो रबर की बॉल अगर दीवार से टकराएगी तो वापस आएगी। अगर वो रबर की बॉल है और मान लीजिए एक हल्के फुल्के कपास के पार्टीशन को टकराएगी, तो टकराएगी नहीं, वो इनफैक्ट आर पार चले जाएगी। हवा में नहीं टकराती चीजें, वो चीज में टकरा के आएगी जो कि स्ट्रांग है। तो आपके मेंटर को भी एक ऐसा मेंटर चुनिए जो आपके लिए चेयर लीडिंग कर रहा हो, आपको बूस्ट कर रहा हो, आपके लिए बाउंसिंग बोर्ड जैसा एक्ट करता है, ताकि आप हर चीज जो उछाले उनके पास, वो आपको वापस एक दिशा दे। ये दिशा होना जरूरी है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। इसलिए आप कहाँ से लाओगे? आप तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, और इंटरनेट ने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दिए है आपको राइट प्लेटफॉर्म पे जाकर राइट एवेन्यूज, राइट आइडियोलॉजीज फॉलो करने के लिए। तो जहां पर पेड सर्विस है, वहां पेड में अगर आपको लगता है कि वैल्यू मिल रहा है तो आप जाइए। जहां आपको लगता है कि अनपेड है और मैं यहाँ से कुछ ले सकता हूँ, तो आप वहां जाइए। बहुत सारे आइडियाज हैं इंटरनेट पे, आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब में मिल जाएंगे। ये सब वो साइट है जो आपके स्टार्टअप, बिजनेस आइडियाज, इन्फ्लुएंसर्स, ओपिनियन लीडर्स, एंड मे बी ओपिनियन मेकर्स जो रहते हैं, उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और उनसे जुड़कर उनके अपडेट्स और अपग्रेडेशन आप ले सकते हैं। ये मेरा 8वां पॉइंट था, और 9वां पॉइंट पे जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले बता दूं कि हार्वी मैके, ये एक ऐसे बंदे हैं जो एक कोट करते हैं, टू मी जॉब टाइटल्स डोंट मैटर। यानी यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता है, यदि आप एंटरप्रेन्योर हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता है। जो सबसे बड़ा फर्क पड़ता है किसी भी स्टार्टअप और बिजनेस में, इज सेलिंग स्किल। सेलिंग इज अ क्रक्स माय डियर स्टूडेंट्स। तो जब आपने काम ही नहीं किया सेल्स में, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि सेल्स का प्रोसेस क्या होता है, सेल्स में कैसे घूमना पड़ता है, सेल्स में पेशेंस कैसे डेवलप होता है, सेल्स में नो सुनने की आदत हो जाती है, सेल्स में पैरेलल प्लान वर्क करने के लिए ब्रेन को टैक्स करना पड़ता है, प्लेन सेल्स में आपकी ट्रैवलिंग बड़ी हाई एजिलिटी होती है। इसके अलावा आप फ्लेक्सिबल, हाईली अडेप्टेबल हो जाते हैं, आप बेयर मिनिमम में भी सर्वाइव करना सीख जाते हैं और अपने आप को ट्रीट भी करते हैं एट टाइम्स। तो सेल्स वो चीज है जो आपको कंज्यूमर या कस्टमर या क्लाइंट में डिफरेंशिएट करने की वजह बताता है। और सेल्स करने वाला आदमी उतना ही ग्राउंडेड रहता है, उसकी सोच छोटे से बड़े और बड़े से छोटे कैसे होती है एक टिपिकल बिजनेस सेटअप में, वो बड़ी अच्छी हो जाती है। तो यू कैन हैव द बेस्ट प्रोडक्ट एट टाइम्स। आपके पास सबसे अच्छा प्रोडक्ट, मैंने देखा है लोगों के पास में एक से एक प्रोडक्ट है, लेकिन उनके पास में जरिया नहीं है, मंच नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है बेचने का। तो उसके उसको कैसे ब्रिज किया जाए, क्लाइंट या कस्टमर या कंज्यूमर तक कैसे पहुंचा जाए, ये सेलिंग के थ्रू, ये प्रोसेस के थ्रू जाता है। इसीलिए मेरे ख्याल से हर बच्चे ने सेल्स, ये नाम तो ये डेफिनेटली करना चाहिए। सेल्स क्या होता है? एक प्रोसेस जहां पर आप एक चीज को बेचते हो और बदले में उसके पैसे लेके आते हो। जब पैसा आपके हाथ में आता है तो आप समझते हैं कि पैसा कमाने के लिए करना क्या पड़ता है। एक ये वो वैल्यूएबल स्किल है जो आपको समझाता है कि एक वर्थ होता है प्रोडक्ट का जिसकी वैल्यू मिलती है, और वो पैसे से तोली जाती है ना? कई बार तो सेल्स सेल्स तक नहीं टिका रहता है, ये आफ्टर सेल्स तक भी जाता है। तो आपको सेल्स एंड सर्विसेज भी मायने मतलब सीखने की जरूरत होती है, जो यहीं से आता है। तो सेलिंग स्किल्स, चाहे फिर वो आप छोटे से छोटा चाय की टपरी या 10 रुपए की चीज या 5 रुपए की चीज बेचते हो। जैसे हम लोग कभी एक छोटे टाउन से एक शहर की तरफ आते हैं तो हम बस में ट्रैवल करते हैं। आपने देखा होगा कि एसटी स्टैंड में अक्सर वो लोग होते हैं जो कि छोटी छोटी चीजें बेचते हैं, और उनका एक अपना तरीका होता है। आपको लगता है कि अरे यार, ये बंदे में बोलने की शैली अच्छी है, इसमें बेचने की शैली अच्छी है, इसमें कन्विंसिंग पावर है,
है ना, इसमें प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छा है, इसमें परसुएशन स्किल्स अच्छा है, इसमें फॉलोअप स्किल्स अच्छा है, इसमें कस्टमर रिकॉल बहुत अच्छा है, तो ये सब कहाँ से आएगा आपको? ये किसी का रिसर्च अच्छा होता है, वो बारीकी से समझ लेते हैं और उसको प्रोस्पेक्टिंग करना आता है। तो ये प्रोस्पेक्टिंग, रिसर्चिंग, ये सब कौन सिखाएगा आपको? मार्केट क्या होता है, टारगेट कस्टमर क्या होता है, टारगेट मार्केट क्या होता है, ये सेल्स के हिस्से में आता है। और सबसे दुविधा की बात ये है कि मैंने देखा है बहुत सारे स्टार्टअप इसीलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि वो एक सेल्स क्राइटेरिया में बेटर फिट नहीं करते हैं, वो सेल्स क्राइटेरिया को समझ नहीं पाते हैं। तो मेरा आप सबसे एक ही आग्रह है, यदि आपने चीजें बेची है तो आपको मालूम पड़ता है कि चीजें को बेचना कैसा है। जब आप एंटरप्रेन्योर वे जाएंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप में आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी और आपके लिए ये इतना मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बॉस बन जाते हैं, एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, ओनर बन जाते हैं, है ना, प्रोपराइटर बन जाते हैं, लेकिन उनके लिए मुंह खोल के बात करना और बेचना बहुत मुश्किल जाता है। सेल्स आपको ग्राउंडेड करके ये सिखा देता है। तो ये मेरा नंबर 9 था। नंबर 10, दुनिया में एक चीज है जो कि एट्थ वंडर जैसे अभी उभर के आ रही है, और वो है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं रहता है कि आप लिस्ट बना लो, अपने फोन बुक में देख लो, और आपके अकाउंट्स में देख लो, फेसबुक में देख लो, व्हाट्सएप में देख लो, इंस्टाग्राम में देख लो। मैं जब देखता हूँ कि लोग जुड़ते हैं तो लोग नंबर की बात करते हैं। नंबर की बात मत कीजिए साहब, नंबर सिर्फ एक मिथ्या है। उनकी बात कीजिए जो आपके काम आ सके, आप उनके काम आ सके। नेटवर्किंग वो होता है, चंद लोग देखिए जो आपसे जुड़े, जिनसे आप जुड़े, वो आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। आप कुछ काम आ जाओ, वो कुछ काम आ जाए। नेटवर्किंग वो है जहां पर आपका एक फुल सर्कल खत्म होता है, जब आप किसी के काम आ जाए और आप आपके लिए कोई काम करे, है ना। जैसे BNI, अभी हाल ही में मैंने देखा था कि ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है बिजनेसमैन का, और अलग अलग जगह पर है, और वहां पर आपको मेंबरशिप दी जाती है, लेकिन ये एफ्लुएंट क्लास के लिए होता है। तो 3 से 4 लाख रुपए की फीस हो जाती है, और वो फीस के तहत आप जुड़ सकते हैं उनके साथ में, अगर आपके पास में यूनिक आइडिया है, यूनिक सर्विसेज है, यूनिक मैन्युफैक्चरिंग है, यूनिक प्रोडक्ट है, और वो आपको कहीं ना कहीं आयाम देते हैं, वो एवेन्यूज देते हैं, प्लेटफॉर्म्स देते हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं, और वो BNI के तहत एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। तो नेटवर्किंग एक वो हो गया। लिंक्डइन एक ऑफिशियल फेसबुक फॉर प्रोफेशनल्स होता है, जहां प्रोफेशनल्स लोग जुड़ते हैं। मेरे ख्याल से आपने लिंक्डइन में रहना चाहिए। आपको बहुत सारे, मेरे पास तो बहुत बड़ी लिंक है, और मैं अगर किसी बच्चे को चाहिए तो मैं डेफिनेटली वो सब शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक बुक जो लिख रहा हूँ वो एम्प्लॉयबिलिटी पे है, जहां पर मेरा एक चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी डील करता है, जहां मैंने बहुत सारे स्टार्टअप के लिंक्स दिए हैं, एक प्लेटफॉर्म के बहुत सारे लिंक्स दिए, जो आप जुड़ के, जैसे टेलीग्राम, मैं टेलीग्राम में भी हूँ, तो टेलीग्राम में स्किल फैक्ट्री नाम से मेरा एक चैनल है। उस स्किल फैक्ट्री में मैं तमाम जो यूट्यूब में वीडियो डालता हूँ, जो डेवलप करता हूँ, वो टेलीग्राम में भी शेयर करता हूँ। और टेलीग्राम में मैं बहुत सारे चैनल से जुड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चों को, स्किल्स को, प्रोफेशनल्स को, करियर को, एंटरप्रेन्योरशिप को, ये सब आइडियाज को मैं अपने आप में कैसे और ग्रूम करूं, अपने आप को बेहतर बनाऊं। नेटवर्किंग के थ्रू मालूम पड़ता है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बेहतर है। और आज मैं तो कहता हूं कि 2016 की बात थी, जब शार्क टैंक नाम का एक बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर कंपटीशन टेलीकास्ट होता था। ये वर्ल्ड टेलीविजन में होता था, लेकिन हिंदुस्तान में अभी होने वाला है और हो रहा है। तो वहां पर आप जब खड़े रहते हैं और उनके आइडियाज देखते हैं, तो उनसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आती है ना, ब्रेक इवन, कैक, आप ये सब सुनते हैं वहां पर। तो ये सब क्या होता है? ये वो भाषा होती है, ये वो परिभाषा होती है जो एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर अपने लिए बड़ी सहजता से समझकर उन तक पहुंचाता है। और शार्क टैंक में जो भी शार्क होते हैं, जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स है, जो टाइम टेस्टेड, ट्रस्टेड एंड ट्राइड काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं, वहां पर एज अ मेंटर होते हैं, वो गाइड करते हैं, वो फंड करते हैं, और वो आइडियाज जो बेचते हैं, वो उनकी बात अगर मैं करूं तो उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यदि आपके पास में भी कुछ है, जैसे नागपुर से एक बंदा गया है, उसको भी 15-1 लाख रुपए का कुछ अच्छा फंडिंग हुआ है, और ऐसे 50 लाख, 75 लाख, करोड़ रुपए का भी मतलब आपको मिल सकता है, प्रोवाइडेड आपके प्रोडक्ट में दम है, आपके सर्विसेज में दम है, आपके आइडिया में दम है, और उसको शेप, साइज, कलर और फंक्शनलिटी देने के लिए कोई खड़ा होगा। तो ये शेप, साइज, कलर और फंक्शनलिटी आप बताएंगे,
फंडिंग जो रहेगा वो सपोर्ट करेंगे और वो आपके इक्विटी पार्टनर बनकर आपको आगे बढ़ाएंगे। तो शार्क टैंक मैं स्ट्रांगली कहूंगा कि मेरा हर बच्चा जरूर देखे और इसे देखकर वो टाइम, गट्स, आइडिएशन, कंपटीशन, है ना, ये और बेसिक ट्रेंड इन मार्केट, ये आपको सोचने पे मजबूर करेगा। हो सकता है ये आपका, अगर कहते हैं ना, रुचि अगर रही तो रुचि को हम पैशन में बहुत जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट is developed by getting to know something, and over a period of time if it becomes a passion, then I think entrepreneurship for you all will also become a passion. So एक्सपीरियंस लीजिए अच्छे लोगों के साथ जुड़ के, जो कि नेटवर्किंग के साथ हो सकता है, और शार्क टैंक जरूर देखिए, मैं ये प्रमोट करता हूँ। मेरा 11th वाला जो पॉइंट है वो है कि जिग जैगलर कहते हैं, यू विल गेट ऑल यू वांट इन लाइफ इफ यू हेल्प इनफ अदर पीपल गेट व्हाट दे वांट। ये जिग जैगलर का एक कोट है और इसका मतलब बहुत सिंपल है, जो मैंने अपने प्रीवियस पॉइंट पे भी कहा है, आपको बता देता हूँ। यदि आपने किसी को मदद नहीं की उसके सॉल्यूशन में, उसके प्रॉब्लम्स में, उसके एनालिसिस में, उसके बैरियर्स में, रोड ब्लॉक, माइंड ब्लॉक, माइंड ब्लॉक होता है, माइंड ब्लॉक सबसे पहले निकालना होता है, फिर रोड ब्लॉक होता है, तो उसे आपने फिजिकलिटी में लेके आके बताया कि हाँ ये प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन ही होने चाहिए। तो ये सब यदि आप किसी को सॉल्व नहीं करेंगे, किसी के साथ जुड़कर उसको हेल्प नहीं करेंगे, तो आपके बिजनेस में कोई हेल्प नहीं करेगा। आप याद रखिएगा कि आप अकेले तब रहेंगे जब आपने कभी अपने आप को मौका ही नहीं दिया किसी के साथ जुड़ने का। तो तमाम वो प्लेटफॉर्म जो नेटवर्किंग में मिलेंगे, उनसे जुड़कर उनकी अगर आप मदद कर सके, एक सामान बेचने में किसी की मदद करें, अगर आप सेलिंग कर सकते हैं, या मार्केटिंग कर सकते हैं, या डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, या एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, या फिर आप सेंसिटाइज कर सकते हैं अपने अपने दोस्त का या उस मनुष्य का जिसने एंटरप्रेन्योरशिप को ध्यान से देखा है और आगे बढ़ना चाहता है। मेरे ख्याल से लोगों से जुड़ोगे तो आपका भी इसी तरह से मदद आपको मिलेगी, द मोस्ट अपॉर्चुन टाइम, एंड यू विल डेफिनेटली ग्रो। यू विल ओनली ग्रो व्हेन यू विल हेल्प अदर्स ग्रो। that's that is the bottom line of entrepreneurship. So dear students, it is not that, in isolation you will become big. You might become big, but that is purely luck. Or maybe you have it in you as Elon Musk, but Elon Musk is not alone. He might have grown in numbers, he might have grown in richness, he might have created great wealth for himself, but he has people working for him. And you take an example of right from Ratan Tata to Mark Zuckerberg to Richard Branson, I think all of these people, they had some unique thought. So they have dwelled upon and maybe stayed with a long, long time. And that's the reason they have stayed successful. Number 12, the last one, the last skill is हमेशा माइकल एंजेलो कहते हैं, आई एम स्टिल लर्निंग। इसका मतलब यह है लर्निंग एजिलिटी, ये नया शब्द है मार्केट में, लर्निंग एजिलिटी। यू शुड कीप लर्निंग। अगर आप कहेंगे कि आपने सीख लिया, तो मेरे ख्याल से एक बार आपको जरूर देखना चाहिए स्किल इंक्यूबेटर क्या है, यूडेमी क्या है, उडासिटी क्या है, अन अकेडमी क्या है ना, फिर एलिसन क्या है, फिर एनपीटीएल क्या है, कोर्सेरा क्या है। तमाम ये प्लेटफॉर्म आपको सिर्फ सिखा रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि यहाँ पर कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो बहुत अच्छे रेट में, सस्ते रेट में आपको मिल रहे हैं सीखने के। और जिस किसी ने सीख लिया, तो मैं चाहूंगा कि वो किसी और को सिखा ले, भले ही उतने प्रीमियम प्राइस में मत सिखाए, लेकिन किसी को सिखाना भी आपकी लर्निंग को बेहतर करता है। अब छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको, जब ये बता रहा हूँ आपको, तो मेरे आइडियाज क्लियर तब होते हैं जब मैं आपको पूरी तरह आप तक पहुंचना चाहता हूँ। मैंने किसी कॉन्सेप्ट को छेड़ा है और उस कॉन्सेप्ट को मैं पूरी तह तक जाना चाहूं, तो सिर्फ एक ही जरिया है मेरे पास, मैं लोगों, एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितनी बार मैं बता सकूं अपनी बात बताऊं। क्योंकि हर बार जब मैं बताता हूं तो मेरी सोच नहीं हो जाती है। हर बार जब मैं दूसरों को कुछ बता के सिखाने की कोशिश करता हूं, तो मेरे लिए भी आयाम बढ़ जाते हैं, मेरे इंसाइट्स बढ़ जाते हैं, मेरे एनालिटिकल स्किल्स बढ़ जाते हैं, मेरे एग्जाम्पल्स बढ़ जाते हैं, और मेरी ये कॉरलरी ड्रॉ करना है या एनालॉजीज ड्रॉ करना है, इंडोर्समेंट, टेस्टिमोनियल्स, ये सब नयापन आ जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी लर्निंग एजिलिटी। आज भी मैं अपने आप को स्टूडेंट ही मानूंगा, है ना, मगर मैं आपसे बेहतर स्टूडेंट नहीं हूँ, लिसनिंग स्किल्स आपके ज्यादा बेहतर है, लेकिन मैं अपने आप को लिसनिंग स्किल्स में डालने के लिए हमेशा अपने कई तरह के मैंने सब्सक्रिप्शन रखे हैं, उनके वीडियोस मैं वॉच करता हूँ, उनको सुनने की कोशिश करता हूँ, और अलग अलग डिक्शन वाले लोगों के साथ में जुड़ने की कोशिश करता हूँ,
ताकि मेरे को समझ में आए कि ऑस्ट्रेलिया वाला अगर किसी अंग्रेजी में बात करेगा तो किस तरह से करता है, साउथ अफ्रीकन कैसे करेगा, अमेरिकन कैसे करेगा, ब्रिटिशर कैसे करेगा, साउथ ईस्ट एशियन कैसे करेगा। तो आपको ये सब चीज की आदत लगे, सीखने की इच्छा शक्ति हो तो आप सीख पाएंगे, वरना ये एक किताबी बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अंततः मैं कहूंगा कि मेरे 12 पॉइंट में आपने सबने एक एक बारी में आपको समझा देता हूं और यही मैं अपने आज के डिलिब्रेशन को विराम देता हूं। अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो एंटरप्रेन्योरशिप का एंटरप्राइजिंग वर्ड आप में मिसिंग है, पहला पॉइंट। मेरा दूसरा पॉइंट, अगर आप दिमाग में कुछ रखते हैं और उसे एक्शन में नहीं तब्दील करेंगे तो आप एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ भी नहीं देख पाएंगे। तीसरा पॉइंट, प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो प्रॉब्लम को फेस करना सीखिए, उससे दूर मत भागिए। चौथा पॉइंट, अगर आप बेयर मिनिमम में जी सकते हैं तो पहले कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी इंड्योरेंस आपको लंबा लेके जाएगी। डिले ग्रेटिफिकेशन, ये मेरा फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट है कि अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप समझनी है, सीखनी है और करनी है तो आपको कॉमर्स और कमर्शियल, ये दोनों पे बहुत बारीकी नजर रखनी पड़ेगी। नंबर छठा, अगर आप लीड करना चाहते हैं तो इनिशिएट कीजिए। एक अच्छा लीडर वो होता है जो इनिशिएट करता है। नंबर सातवां, आप अगर कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर नहीं कर पाएंगे तो एक अच्छे लीडर नहीं कर रह पाएंगे, और अच्छे लीडर की निशानी अच्छे अपनी बात साफ रखकर लोगों तक पहुंचाने की होती है, वो नहीं कर पाएंगे, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप का एक बेसिक बेसिक फंडामेंटल स्किल है। नंबर 8, अगर आप इंडस्ट्री आइडल को ढूंढ रहे हैं तो जल्दी ढूंढिए, उन्हें फॉलो अप कीजिए और उनको बाउंसिंग बोर्ड की तरह एक्ट करने लगाइए, ताकि आपके हर प्रॉब्लम, हर आइडियाज उन तक रिफ्लेक्ट हो और आप तक वापस पहुंचे एक सॉल्यूशन के जरिए। नंबर 9, सेलिंग एक स्किल है, बहुत बड़ा स्किल है, हम सब में होता है, लेकिन हम सब मानते नहीं। हार्वी मैके कहते हैं कि यदि आप, इट इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज सेल्स। चाहे फिर आप नौकरी करें या आप एंटरप्रेन्योर रहे या फिर आप किसी पर्सनल कैपेसिटी में कोई रिश्ता निभा रहे हैं, सेलिंग तो हर जगह होती है बॉस, आप माने ना माने। नंबर 10, नेटवर्किंग, ये जमाना जुड़ने का है। हम तो अभी वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं ऑनलाइन और पेंडेमिक के जरिए, लेकिन मेरा मानना है कि ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे लोग मौका देते हैं। इतने सारे लोगों ने अपने बिजनेस को कन्वर्ट किया है ऑफलाइन से ऑनलाइन में, वो शायद अगर वो लोग नहीं रहते जो नेटवर्किंग में उनके रहते हैं, कनेक्ट में रहते हैं, तो शायद कभी इसको शेप, साइज, कलर और फंक्शनैलिटी नहीं मिला होता है। शार्क टैंक का उदाहरण देते हुए मैं ये भी कह रहा हूँ कि वहां भी जुड़िए, लोगों को वहां की उनके वेबसाइट में आपको मदद मिलेगी, कई सारे आपको एवेन्यूज मिलेंगे जहां पर आप जुड़ सकते हैं। जुड़िए और लोगों को अपनी बात बताइए, है ना। इंटरनेट में टाइम मत वेस्ट कीजिए, और जैसे जिग जैगलर कहते हैं कि यदि आप अपने आप में बढ़ना चाहते हैं तो लोगों को उनके बिजनेस, उनके आइडियाज में हेल्प कीजिए, ताकि वो बढ़े तो एक दिन आप भी डेफिनेटली बढ़ेंगे। और आखिर में मैंने कहा था कि आप अगर लर्निंग एजाइल नहीं है तो शायद आप में कोई ना कोई एक ऐसी बात है जो आपको पुल डाउन कर रही है। जाते जाते सिर्फ मैं एक ही बात कहूंगा, और वो ये है कि इफ यू वांट टू बी इन प्रोबेबिलिटी, if you want to be in a possibility rather, you need to be in probability. So entrepreneurship is a skill, a will, and purely your thought process. Hope you align and become a good entrepreneur, because I want all of my students, I know it is a very optimistic statement, I want all of my students to become entrepreneur. So best wishes and God bless. Thank you. थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही बेहतर तरीके से और बहुत ही अच्छे शब्दों में, सिंपल तरीके से हमारे बच्चों को बहुत सारी बातें इस छोटे से टाइम में बताने की कोशिश की। एंड आई होप कि बात आपकी जो पहुंची है उन बच्चों तक भी। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच रहा जिसकी वजह से शायद हम आपकी मेहनत जो थी प्रेजेंटेशन की वो नहीं देख पाए, इसका हमें अफसोस है। कोई नहीं, कोई नहीं मैम, कोई नहीं, बात पहुंच गई, मेरे ख्याल से इतना काफी है, और इससे लाभ हो आप बच्चों का, इससे बढ़कर और कोई कामना नहीं। थैंक यू। जितनी आसानी से समझाते हैं, मुझे नहीं लगता कोई और हमें इस स्टेज पे मिलेगा जो इतना आसानी से बच्चों को बता पाए चीजें। आपका तरीका। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सर, कुछ और कहने से पहले मैं एक बात और आपको आज बताना चाहूंगी कि आज का जो सेशन हमने लिया, इसमें थ्रू आउट पूरे सेशन में हमारे साथ हमारे प्रिंसिपल सर
खड़े भी जुड़े रहे। लास्ट टाइम भी उन्होंने बहुत एडमायर किया था, ही इज वेरी इन्फ्लुएंस्ड विद योर वर्क एंड योर प्रीचिंग्स। सो कहते हैं सर जैसे मिलना भी एक अपने आप में बड़ी बात है, और इन्हें हम अपने साथ जोड़े रहिए। सो उनकी तरफ से भी मैं ग्रेटफुल हूँ, और आपको अगेन थैंक्स कहना चाहूंगी। ये कोलैबोरेशन दूसरी बार हम कर पाए साथ में। सर इफ यू Thank you so much. Thank 10 मिनट्स का हम कुछ सवाल ले लेते हैं। you. Sure, ma'am. Please. जी सर, सबसे पहले तो सिंपल सा सवाल है, क्योंकि बच्चे कैसे बहुत दूर तक का नहीं सोच पाते फिलहाल इन टॉपिक्स पर, तो वो अपनी रेंज के अकॉर्डिंग आपसे सवाल पूछे जो उनके दिमाग में पहले पहले। बिल्कुल मैम। तो सबसे पहला है कि जैसे एक यंग ग्रेजुएट है जो जस्ट अभी ग्रेजुएशन किए हैं, कुछ इम्पैक्ट हाँ। तो बस कि ये चीज हम कर सकते हैं, तो पहला approach क्या ओके। होना चाहिए? आइडिया लेकर कहाँ पहुंचे, क्या ओके मैम, आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है, उसमें बहुत सारे पीक्स एंड ट्रफ्स है, तो शायद कुछ बातें मैं समझ नहीं पाया, लेकिन मैं दोहरा देता हूँ, शायद अगर मैं सही समझा तो आप हाँ कर दीजिएगा। हर बच्चा जो स्टूडेंट होता है वो अपने आइडिया की शुरुआत कहाँ से करे ताकि वो एंटरप्रेन्योर बने, ऐसा कुछ कहा आपने? जी सर, अप्रोच क्या होनी चाहिए शुरुआत करने के लिए? ओके। एक तो बहुत आसान आसान चीज नहीं होती, और वो ये है कि अपनी कन्वेंशनल आदतें जो होती है, जैसे अपने दिनचर्या को झांक कर देखें तो मैक्सिमम बच्चे ये रहते हैं कि उनको जो पसंद है वो वही करते आते हैं, है ना? तो कोशिश कीजिए जो आपने आपको पसंद है, जैसे आपको रात को देर तक जागना पसंद है और आपके हैंडसेट पे ज्यादा समय बिताना ये पसंद है, आपको कुछ नहीं करना, खाली लेटे रहना, खाना समय पे नहीं खाना, ये सब जो एक आम तौर पे बच्चों को पसंद आता है, ये मैक्सिमम बच्चे करते हैं। हालांकि बच्चे बहुत बहुत कुछ करना चाहते हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो एंटरप्रेन्योर आइडिया होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो ट्रैप हो जाते हैं अपने कन्वेंशनल अप्रोचेस में या कन्वेंशनल लेआउट में। इस वजह से मैम वो कुछ भी, है ना, आउट ऑफ द बॉक्स या फिर पैरेलली कुछ सोचकर करना उनके लिए बहुत मुश्किल जाता है। अच्छा, बुरी आदतें बहुत आसानी से आपको लग जाती है, अच्छी आदत को लगाने के लिए समय लगता है। जैसे रीडिंग और राइटिंग नॉट अ कन्वेंशनल स्किल कहलाती है, नेचुरल स्किल्स नहीं होती है, तो बहुत मुश्किल जाता है बच्चों को कि टाइम निकालना और रीड करना। तो मेरे ख्याल से अप्रोच बड़ा सिंपल रहना चाहिए, जो कि मैंने अपने डेलिब्रेशन में भी कहा है कि यदि आप एक एक घंटा, मैं नहीं कहूंगा कि चीजें निकालें, 45 मिनट से तो ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए किसी बच्चे को। और पढ़ने का एक तरीका होता है, जब पढ़ते हैं आप कीवर्ड्स बना के रखिए, और जैसे कि हमारा सिर, धड़ और ट्रंक होता है, हेड बॉडी एंड ट्रंक होता है मनुष्य का, तो आप एक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उसमें हेड के कीवर्ड्स अलग बनाइए, बॉडी के कीवर्ड्स अलग बनाइए, और ट्रंक यानी कंक्लूजन के कीवर्ड्स अलग बनाइए, और कॉन्सेप्ट को उस तरह से समझने की कोशिश कीजिए। और उस कॉन्सेप्ट को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं किसी बिजनेस आइडिया में, तो आपने करना चाहिए। अब आमतौर पे मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे हल्दीराम एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, वो आज से 40 साल तीन में जो जितने भी नमकीन होते वो पैक कर आते थे, तो लोग उन हंसते थे, ठीक है कि है, तो वो ये कहते हैं कि दृष्टि, है ना, कि ये सोच लोग कि ऐसा लोग तो ज्यादा लोग तक पहुंच चीज का केवल 50 साल तो हुआ है, और ये सोच को आपको शायद लोग हंसेंगे, लोग आपकी निंदा करेंगे, आप क्रिटिक्स रहेंगे, जब भी आप सोचते हैं तो आपको डर पहले रिजेक्शन होता है, और बहुत फियर से अपने माइंड में लाते हुए आपने बिगड़ा कर देना चाहिए। अप्रोच बहुत सिंपल अप्रोच है कि जो आप है
आपकी सोच है कि कुछ करना है तो करिए, फिर देखिए उसकी लर्निंग लर्निंग आपका फेलियर्स आपको बनना है तो आपके बहुत सारे उतार पाएंगे, आपको पता ही तकलीफ। सर शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, कुछ बीच में अटक रहा है। आई थिंक आप फिर से वीडियो ऑफ ही कर लीजिए। और वो खासियत ये है कि ऑल आर सेल्फ डिसिप्लिन बॉस। यहाँ नेटवर्क इशू हो रहा है मैम। जी आप कंटिन्यू करिए सर। हाँ, मेरा मेरा मानना था मैम कि सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसा शब्द है, यदि आप समझ जाए, जैसे आपको अगर उठना है तो उठना है, करना है तो करना है, जाना है तो जाना है, मिलना है तो मिलना है, खाना है तो खाना है। हर बात की जिद होती है। हम खाने में, पर्सनल लाइफ में जिद को बड़ी पूरी तरह से समझ के करना चाहते हैं। हम समय को जाया रखते हैं और इंटरटेनमेंट को बहुत अच्छा रूम देते हैं, मगर हम उनको नहीं देते जो हमारे शायद फ्यूचर में हमारे लिए काम दे, लोगों के लिए काम दे। और वो है हमारे एंटरप्रेन्योरल आइडिया, हमारे आइडिया को शेप, साइज, कलर और फंक्शनलिटी देने की बात। तो अप्रोच बड़ा सिंपल रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन रखिए, रोज कुछ ना कुछ कीजिए, और वो तो जरूर कीजिए जो आप लंबे समय के लिए करना चाहते हैं, चाहे शायद आपकी आखिरी सांस तक जो करना चाहते हैं, वो तो आपने रोज करना चाहिए। सिंपल है, राइट। जी सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कुछ एक मिथ से रिलेटेड है। जैसे लोगों को लगता है, बच्चों को भी यूजुअली यही लगता है कि बिजनेस या स्टार्टअप ये कुछ ऐसी चीज है जिसमें बहुत बड़ा पैसा होना चाहिए। मतलब शुरुआत ही इन्वेस्टमेंट के साथ होगी, विच हैज टू बी ह्यूज। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि ओके, क्या ऐसा कुछ रेंज है, कुछ ऐसा फिक्स्ड होता है कि नहीं ये होना ही चाहिए? ओके। मेरे ख्याल से पैसा प्राइमरी फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन पैसा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। हर हर स्टार्टअप का बेसिक दुविधा ये रहता है कि वो कॉमर्स को समझते हैं, बिजनेस को समझते हैं, लेकिन बिजनेस में कमर्शियल यानी पैसे को नहीं समझ पाते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अखिल मेरा कजिन है जो केरला में है। वो नागपुर में रहता था। नागपुर से उसने किड्स रामटेक से वो इंजीनियरिंग करके कुवैत में पहला जॉब लेता है। 1.5 साल 2 साल बाद वापस आता है, उसकी शादी होती है। आज उसने जो दोस्त कमाए हैं नेटवर्किंग की वजह से, जो दोस्त कमाए हैं, वो दोस्तों को सिर्फ एक कॉल करता है। वो कहता है कि मैं कॉन्ग्लोमरेट बना रहा हूँ, यानी कंसोर्शियम बना रहा हूँ। कुछ दोस्त है वो आपस में मिलके पैसे जोड़ेंगे और हम लोग एक बिजनेस करेंगे। यकीन मानिए, उसने हर बार जब भी कॉल किया और बिजनेस स्टार्टअप करने की बात की है, उसके हर दोस्तों ने कहा है कि अखिल तू है तो हम पैसा लगाएंगे। तो मेरे ख्याल से पैसा इकट्ठा हो सकता है। आज हमारे पास में बेहतर सोच है कि हम कॉन्ग्लोमरेट बना सकते हैं, कंसोर्शियम बना सकते हैं, ट्रस्ट बना सकते हैं, एक ग्रुप फंडिंग करा सकते हैं। फंडिंग को अगर आप पहले देखेंगे तो आप कभी शुरुआत नहीं करेंगे। और फंडिंग के लिए नेटवर्किंग सॉलिड रखिए। और मेरा मानना है कि आप अच्छे आइडिया को किसी को बताएंगे तो किसी बैंक को, किसी फिलंथ्रोपिस्ट को, या फिर कोई फंड रेजर, एनजीओ होते हैं, इवेंट्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, और डेफिनेटली सीएसआर के तहत बहुत सारी कंपनियां देती हैं। एक उदाहरण आपको और बताता हूँ कि एक बच्चा इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। उसकी यवतमाल में कम से कम 50 एकड़ है। जब बातों बातों में मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि सर मेरे पास 50 एकड़ है और मैं इकलौता बच्चा हूँ माँ बाप का, वो मेरे को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। और वो मुंबई में एविएशन में कुछ अपना एक कोर्स करना चाहता है जहां से उसकी लाइफ आगे बढ़ सकती है। तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि जब तक तू ये पेंडेमिक में वहां फंसा है और वहां से बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्या तू एक काम कर सकता है, एक एक पायलट प्रोजेक्ट ले सकता है। और मैंने एक सिंजेंटा नाम की कंपनी की बात की तो उसने कहा कि सर सिंजेंटा में तो मेरे मामा ही है जो वर्धा में हेड कर रहे हैं। तो आप आप जहां भी है उसके लिए आपको क्रिएटिव थॉट लाना पड़ेगा और बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उस बच्चे ने
उसको बात ये कन्विंसिंग लगी, तो उसने कहा कि सर 50 एकड़ तो मेरे दोस्त का भी है। तो मैंने कहा कि 100 एकड़ का एक पायलट प्रोजेक्ट बनाओ, सिंजेंटा को बोलो कि वहां पर वो बायो फार्मिंग कराए, वहां लेबर चीप है यवतमाल के एक गांव में, और वहां पर पानी भरपूर है। तो ये सब चीज जब मैं देख रहा हूँ तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बड़े बड़े आइडियाज की जरूरत नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जस्ट एक थॉट प्रोसेस की जरूरत है और एक प्लान की जरूरत है, जिस प्लान पे वो आप चल पाए, जो थोड़ा सा एम्बिशियस हो। डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएंगे आएंगे, इजी कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन जो इजी रहा है वो शायद जॉब की है, और जॉब भी आजकल बहुत डिफिकल्ट होने लगे हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मैं कहता हूँ सभी बच्चों से पहली शुरुआत कीजिए, और जुड़े, तमाम अच्छे अच्छे लोगों के साथ जुड़े, अपने आप को जोड़े, अच्छे दोस्त बनाए, और आइडियाज पे काम करें। फंड रेजिंग सेकेंड पार्ट है और वो डेफिनेटली होगा। मैंने कुछ हिंट तो आपको ड्रॉप किए हैं, और बाकी मेरे ख्याल से जैसे जैसे बच्चे अगर चाहते हैं तो वो जुड़ के मेरे से अपनी सलाह ले सकते हैं। थैंक यू सर फॉर द आंसर। तो दो बातें तो यहाँ आपने बता दी सवाल के जवाब के रूप में, कि एक तो अप्रोच कैसी होनी चाहिए, और फंड के बारे में जो आपने बताया। तो बच्चों की जी एक जी मुश्किल तो यहाँ आसान हो गई कि हर चीज के लिए शुरुआत में ही एजेंसीज है, इनका भी अगर उनको जाना तो चीजें आसान हो सकती है। जी अगला सवाल सर ये है कि चलिए मान लीजिए कि एक छोटा स्टार्टअप बच्चे ने शुरू कर दिया है, ठीक ठाक चल जी रहा है, बीच जी में जैसे आपने सेशन में भी कहा कि ऐसा नहीं कि बस शुरू किया, 1 साल चलाया, छोड़ दिया। तो जी ठीक चलने के बाद अब किन बातों पे फोकस करना चाहिए जो ग्रोथ के लेवल से सही है और चलते रहने में मदद करती है? जी। अ, देखिए, एक एक होता है आपने शुरुआत कर ली, लेकिन जैसे मैंने अपने किराने की दुकान खोली, तो आजकल किराना भी नए रूप में आने लगा है, और वो है सुपर शॉपिंग, है ना? तो ये डी मार्ट, वी मार्ट, ये जितने भी हैं, ये सब एक सुपर शॉपिंग, एक बड़ा सा स्थान होता है जहाँ पर कस्टमर जाते हैं, अपनी चीजें पिक करते हैं, और वहाँ बिल सेक्शन पे जाकर फटाफट बिल कराते हैं। और बिलिंग आजकल सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। तो अ, ये एक एक जो भी बिजनेस आइडिया है आपका, चाहे फिर वो ग्रोसरी को लेके हो, या फिर आपका बेसिक बेसिक जो होता है ना, उस धंधे में रहिए जो फ्यूचरिस्टिक है, जो आप 20-25 साल कर पाए। मेरे ख्याल से आपको लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। यदि आप सोचेंगे कि आपका ग्रोसरी का शॉप है और एक इलाके में है, तो आप पैम्पलेट्स छपाइए। देखिए, मैं आइडियाज बता रहा हूँ आपको। पैम्पलेट्स छपाइए। फॉर एग्जाम्पल, आपने म्यूजिक क्लास ओपन की है, अब म्यूजिक क्लास तो आपकी किसी शहर के कोने में रहेगी या एक टाउन के कोने में रहेगी। दूसरे कोने से आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि वहां ये आप अच्छा पढ़ाते हो, आपके हुनर में आपको बहुत घमंड है या गर्व है, अच्छा है, लेकिन आप अगर इसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, लोगों तक नहीं जाएंगे। इसीलिए आज नेटवर्किंग का टाइम है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज की डेट पे डिजिटल मीडिया ने बहुत कमाल के प्रमोशंस और क्या कहते हैं, प्रोलिफरेशन किए हैं आइडियोलॉजीज एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का। तो मेरे ख्याल से आपको हमेशा आपके नए कस्टमर में काम करना चाहिए। बिजनेस वो अच्छा जो नए कस्टमर आपको दे, और रेफरल बेस भी बनाए। रेफरल एट वंडर ऑफ द यूनिवर्स है। तो यदि आप अपने कस्टमर को कुछ बेचते हैं या अपने कस्टमर को एक सर्विस देते हैं, उनसे डेफिनेटली फीडबैक लेते रहिए, और नए नए कस्टमर की तरफ जाते रहिए, ताकि आपके बिजनेस को नए कस्टमर्स मिले, नए कंज्यूमर मिले। क्लाइंट बेस तो क्या है, पूरी दुनिया है, लेकिन सब कोई आपका सामान खरीद नहीं रहा है या आपकी सर्विसेज नहीं ले रहा है। जब तक आप सही प्लेटफॉर्म पे नहीं रहेंगे और कस्टमर से जुड़कर उनसे रेफरल नहीं लेंगे और अपने एक्सपांशन की बात नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल से आपका विजन डेड है। आपके विजन में हर दिन नए कस्टमर, नए लोग और नए लोकेशन की बात होनी चाहिए। इसी को हम प्रमोशन कहते हैं, इसी को हम मार्केट पेनिट्रेशन कहते हैं, इसी को हम आउटरीच कहते हैं। तो ये जो फैक्टर है, ये बड़ा डायनेमिक होता है, और इसके साथ में हमें कभी भी कंफर्ट लेवल नहीं देखना चाहिए। जितना ज्यादा आपका कस्टमर बेस, उतना ज्यादा अच्छा है। और एक टाइम ऐसा आता है कि आपके कस्टमर ही कस्टमर लेके आते हैं। जो जिस दिन ऐसा हो जाता है, तो मेरे ख्याल से आपका सेल्फ ड्रिवन मॉड्यूल होता है एंटरप्रेन्योरशिप में, वो लाने के लिए आपको आपकी प्रोडक्ट सर्विस, ये दोनों ही क्वालिटेटिव रखनी पड़ती है, क्वांटिटेटिव नहीं। और जो क्वालिटेटिव रखता है वो तो बिकता बिकता है, और जो दिखता है वो तो डेफिनेटली बिकता है। राइट मैम? जी सर, बिल्कुल सही। सर लास्टली एक क्वेश्चन है, एक प्यारी सी बच्ची है श्रद्धा,
उनकी तबीयत भी जी। थोड़ी सही नहीं थी, फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ ओ, इंटरेस्ट और आपका लास्ट सेशन भी उन्होंने देखा था, तो ओ, उनकी इच्छा थी कि वो सुने। तो उनकी तरफ से एक ओ, क्वेश्चन आया है कि जरूर मैम। अगर बिजनेस स्टार्ट किया है हमने, लेकिन एक चीज मैं जैसे वो ध्यान में रखना चाहती है जो है कि हर बार बिजनेस सक्सीड हो ये जरूरी नहीं है। तो इन केस फेलियर हो रहा है या होने का चांस है या हमें अंदाजा पड़ गया है कि अब ये डूबने वाला है, तो प्लान ओके। किस तरह की होनी चाहिए? ओके। एक तो प्रश्न, श्रद्धा अपना ख्याल रखिए बेटा, मौसम थोड़ा वैसे ही नरम गरम चल रहा है। मैं भोपाल में हूँ और यहाँ पर 4 डिग्री फेस करने के बाद में बड़ी तकलीफ है। यहाँ पर विंड ब्लो होते हैं, तो बहुत चांसेस है कि आपको कोल्ड हो जाए, फ्लू हो जाए, है ना। और लोगों से दूर अगर नहीं रहेंगे तो हो सकता है कोरोना भी हो जाए। तो बेटा ख्याल रखिएगा आपका। आई एम वेरी heartened actually to know that there are students who have listened to me earlier and they are there in this platform. It's a great feeling. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन बेटा, मैंने अपने डेलिब्रेशन में एक बात कही थी कि कोर्स करेक्शन ये सबसे अच्छा शब्द है हमारी लाइफ में, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में। यदि आपको लगता है कि आपका बिजनेस में कहीं कहीं कुछ गड़बड़ है, तो आपको एज एन इंटेलिजेंट, एज अ प्रोएक्टिव, एज अ मे बी अ वाइज पर्सन और अ वाइज प्रोफेशनल, यू नीड टू हैव लॉट ऑफ इनसाइट्स। अब जैसे सेल्स हो रही है, प्रोडक्ट बिक रहा है, तो क्यों हो रहा है ये आपको मालूम होना जरूरी है। बनस्पत ये नहीं कि सिर्फ क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल से क्यों नहीं हो रहा है और क्यों हो रहा है ये दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमें जानने के लिए। अगर नहीं हो रहा है तो आइडेंटिफाई कीजिए, एनालाइज कीजिए, बिजनेस मॉड्यूल को रीचेक कीजिए और कोर्स करेक्शन कीजिए। हो रहा है तो भी आप जानिए। इसलिए तो मैं कह रहा था कि फीडबैक नहीं आएगा कस्टमर का तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आप सही दिशा में चल रहे हैं कि नहीं। एक कहानी बता के, मेरे ख्याल से अगर ये आखिरी है तो आखिरी प्रश्न है तो मैं कहानी बताना चाहता हूँ बच्चों को। बच्चों, एक बार एक पीसीओ में एक लड़का जाता है और वो 2 रुपए का सिक्का देकर ओनर से कहता है कि 1-1 रुपए का 2 सिक्का दीजिए, मेरे मेरे को कॉल करना है। वो कॉइन बॉक्स में कॉइन डालता है, नंबर डायल करता है, आवाज घंटी बजती है, वहां से कोई कॉल उठाता है, कहता है हेलो। यहाँ भी कहता है हेलो सर, मेरा नाम मनीष नायर है। मैं आपको कॉल इसलिए किया कि आपके घर में वैकेंसी थी, आपके पास एक वैकेंसी थी जिसका एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा था। तो वहां से जॉन, मिस्टर जॉन कहते हैं मिस्टर मनीष नायर, आई एम सॉरी, मैं ये तो मैंने पोस्ट को अभी भर ली है, फिल कर ली है, तो आई डोंट हैव अ पोस्ट नाउ। तो मनीष नायर कहते हैं ठीक है सर, माफी चाहता हूँ कि आपका कीमती समय लिया, लेकिन एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ क्या। तो कहते हैं जॉन सर कि हाँ बिल्कुल पूछिए। मनीष नायर पूछते हैं कि क्या सर आप उनके काम से खुश हैं। तो जॉन कहते हैं बिल्कुल हाँ, मैं उनके काम से खुश हूँ क्योंकि वो समय पे आते हैं, समय पे जाते हैं, पूरी बात अच्छे से सुनते हैं और काम भी वैसे ही करते हैं जैसे मैं चाहता हूँ। तो ये कहकर वो उनको धन्यवाद कहता है और कहता है आपका दिन शुभ हो। मनीष नायर अपना फोन रखते हैं और जॉन सर वहां पर फोन रख के वहां चले जाते हैं। यही बात वो आकाश अंकल जो होते हैं, जिनका पीसी होता है, वो सुनते हैं। तो आकाश अंकल बोलते हैं अरे मनीष, माफ, मेरे को बुरा लग रहा है तेरे लिए यार, आई एम रियली फीलिंग सॉरी फॉर यू। तो मनीष कहते हैं क्यों, आपको क्यों लगा। बोले ये नौकरी आप अप्लाई करना चाहते थे जो आपको नहीं मिली, जो आपके हाथ से चली गई है, पहले ऑलरेडी कोई इस पे काम कर रहा है। तो मनीष कहता है नहीं, आप ध्यान से सुनिए आकाश अंकल, ये मैंने जानबूझकर 1 रुपए का सिक्का डाल करके अपने ही मालिक को कॉल करके, जहां मैं काम कर रहा हूं, उनसे फीडबैक लेना चाहता था कि ये काम मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत है। तो मेरी कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन मैं इसका सार बता दूं आपको। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो फीडबैक लीजिए, अब अगर आप बुरा कर रहे हैं तो फीडबैक लीजिए, क्योंकि रिग्रेशन जो है ना वो बहुत ही रिमोर्सिंग होता है, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है, वो आपको तनहा छोड़ देता है। आप जब रिजल्ट की तरफ जाते हैं और रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, डिसटेस्टफुल होता है, तो आपके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं होता है। पछतावा ये शब्द आपके डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। हमेशा एक चीज होना चाहिए, जो आप कर रहे हैं जागरूकता से कीजिए, कॉन्शियसली कीजिए। अच्छा हो तो भी आपको मालूम है क्यों अच्छा है, बुरा है तो आपको मालूम होना चाहिए क्यों बुरा है, ताकि आप एक एक अवेयर्ड, एक इन्फॉर्म्ड, एक कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग कहलाए, बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली। आई होप आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन मैम। यस सर, थैंक यू फॉर आंसरिंग। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आंसर सेगमेंट तो एंड होता है। मूविंग ऑन टू लास्ट पार्ट, वोट ऑफ थैंक्स फॉर द सेशन। सो
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज जो 30 जनवरी को हमने ये हमारे फाउंडर मेंबर लेट श्री वसंतराव जी दंतुलवार और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इनकी स्मृति में ये कार्यक्रम आईसीसी यानी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी और महिला अध्ययन केंद्र की ओर से उनके सौजन्य से ये किया है आज का सेशन। इसमें जो हमें मेन गेस्ट मिले आज जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, मनीष नायर सर, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरी चिंतामणि टीम की ओर से आपका बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपना समय दिया। सेकेंडली हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर चक्रधर निखाड़े सर, ये भी पूरे सेशन के दौरान मौजूद रहे, आपको सुना और वो हमेशा आपको सराहते हैं, उन्हें भी हम धन्यवाद करते हैं। साथ ही जो हमारी टेक्निकल टीम है जो हमेशा हमारे साथ बराबरी से खड़ी होती है और इन सब वर्चुअल चीज़ों में हमारी मदद करती है, उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, जिसमें अविनाश सर है, प्रतीक सर है, उमेश सर है, नलिनी जोशी मैडम है और साथ ही जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े आज, जिसमें कि प्रेजेंट स्टूडेंट्स भी हैं और हमारे बहुत सारे एलुमनाई स्टूडेंट्स भी ज्वाइन हुए थे। क्योंकि वो इस टॉपिक के लिए इंटरेस्ट शो करते हैं तो हमने उनसे भी शेयर किए थे ये सारे लिंक्स और ये उम्मीद करते हैं कि सर से आगे भी बच्चे कभी अगर चाहे तो कुछ चीजें पूछ सकते हैं, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप लोगों का हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू फॉर एवरीथिंग मैम। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई एम ऑलवेज ओपन। चिंतामणि कॉलेज के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और मैं आप ही के परिवार का हिस्सा है, जी सर, अलग मत समझिएगा। बहुत बहुत और जब भी धन्यवाद लगे, सर, बहुत धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। जी, थैंक यू वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।